मर चुका है। वो शख्स जो बहुतों पर हावी था इस दुनिया से रुखसत हो गया है। सियांग कंपनी का चेयरमैन डी लेवल चेयर पर बैठा लोगों के हुजूम में घिरा हुआ है। सियांग दरअसल एक कोरियन कागजी कारोबार कॉन्ग्लोमेरेट की भीष में छुपी सबसे बड़ी मुजरिमाना तंजीम है। इस चेयरमैन की वजह से उसकी कई साथियों का कत्लेआम हुआ। एक गली में 2 लोग जख्मी और खौफजदा खड़े हैं। तंजीम तबाह हो चुकी है। खून और खौफ में लथपथ एक लड़की मदद जान डिसबिलीफ गैर यकीनी में चेयरमैन ली की तरफ देखती है। उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। ठीक 1 साल गुजर चुका है। एक तारीखी दफ्तर, खिड़की से मौसम खराब नजर आ रहा है। अचानक कोई तारीखी कमरे में घुस आता है। एक शख्स ली देवेंग से पूछता है कि वो कैसी है। एक शख्स कंबल में लिपटा सोफे पर लेटा है। वो शख्स बताता है कि वो हैरत अंगेज मालूमात लाया है लेकिन लेता के मूड में नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जिक्र करता है कि मालूमात का ताल्लुक चेयरमैन डी से है, लड़की का हैरान चेहरा कंबल के नीचे से झांकता है। लेता फौरन चौकस हो जाती है और फौरन मालूमात देखने का मुतालबा करती है। उस शख्स को उसका अचानक रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। लड़की एक इदारे की तस्वीर हाथ में लेती है और जांचना शुरू कर देती है। वो शख्स वजाहत करता है कि ये एक स्कूल है लेकिन ये आम स्कूल नहीं है। इसमें सिर्फ कोरिया के अमीर तरीन चायबोल बड़ी सुन्नती खानदान के बच्चे पढ़ते हैं। सादा अल्फाज में ये चायबोल का हाई स्कूल है। यह बात भी देवेंद्र को ज़्यादा हैरान नहीं करती। ताहम जब वो ये बताता है कि चेयरमैन ली का बेटा वहाँ पढ़ता है तो देवेंग फौरन चौकस हो जाती है। उसे ये सुनकर सदमा पहुँचता है कि चेयरमैन का कोई बेटा भी है। अफवाहें थी कि उसकी कोई औलाद नहीं है जिसकी वजह से हमेशा वारिस का ओहदा ज़ेरे बहस रहता था। लेकिन बज़ाहिर चेयरमैन ली ने अपने बेटे को अब तक सबसे छुपा रखा है। चेयरमैन को सरेआम शिकस्त देना नामुमकिन है, खासकर सिर्फ उन दोनों के लिए, और वो पहले ही इस कंपनी में घुसने में नाकाम हो चुके हैं। तभी देविंग अपने साथी के मंसूबे को समझना शुरू कर देती है। चेयरमैन को ख़त्म करने के उन्हें स्कूल में घुसना होगा। चेयरमैन जल्द ही बुढ़ापे से मर जाएगा और यह खुफिया बेटा उसकी जगह ले लेगा। अब वो उनका नया हदफ बनेगा। चेयरमैन ने उन सब से कुछ छीन लिया था। अब बदला लेने की बारी उनकी है। ठंडा और जालिमाना बदला। वारिस की मर्द होने के अलावा वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अंदाजी इन्फिल्ट्रेशन दे देविंग हाई स्कूल के तालिब इल्मों में बिल्कुल घुल मिल जाती है। उसे खामोशी अख्तियार करनी होगी। कोई भी मशकूक शख्स मालूमात इकट्ठी करो और रिपोर्ट करो, ये उसका मिशन है। लेकिन वो कदरी परेशान नजर आती है और पहले ही दूसरे तालिब इल्मों को गैर आरामदेह कर रही है। देवेंग अपनी सूरत हाल से वाज़ेह तौर पर नाखुश है। कहना आसान, करना मुश्किल। वो पहले ही लोगों को डरा रही है। वहाँ सिर्फ चंद मर्द तालिब इल्म नहीं है। लड़की परेशान है। वो ये सब कैसे मालूम करेगी? आगे चलते हुए कुछ तालिब इल्म लापरवाही से धाके में उनकी मजबूती कंधे से टकरा जाती है। उसकी जंगी तरबियत वाज़ेह है। वो ज़रा भी नहीं हिलती, जबकि उससे टकराने वाली लड़की तकरीबन लड़खड़ा जाती है। एक दोस्त फौरन टकराने वाली लड़की का हाल पूछती दौड़ती है, जिसका नाम जियान है, लेकिन वो गुस्से से देविंग को घूरती है। जियान गुस्से में सोचती है कि देविंग बदतमीज और मगरूर थी और वो उसे कुछ तौहीन आमीज़ अलकाबात देती है। आम क्लासरूम का मंजर। तालिब इल्म खामोशी से टीचर की बात सुन रहे हैं और सामने खड़ी लड़की को देख रहे हैं। टीचर क्लास में एक नई तालिबा का तारफ़ करवाता है। यकीनन ये अपने मिशन पर आई हुई ली देवेंगे। लड़की कमरे और तालिब इल्मों का जायज़ा लेती है जबकि टीचर अपना तारफ़ जारी रखता है। देवेंग को कुछ खास नज़र नहीं आता। बहुत से तालिब इल्म उसे घूर रहे हैं। कुछ लड़कों को वो पुरकशिश लगती है। वो सुकून से आगे बढ़ती है। टीचर ऐलान करता है कि आज सुबह की असेंबली नहीं होगी और सबक शुरू करने से पहले खामोशी बरकरार रखने को कहता है। हम जमायतों में जियान भी है जो सुबह के वाक़े पर वाज़ेह तौर पर अब भी नाराज़ है। अपने साथियों को टेस्ट कर रही है। अभी तक कोई गैर मामूली बात नहीं। उसे मोहताज रहने को कहा जाता है कि टेस्ट करते हुए पकड़ी न जाए। लेकिन अचानक एक जोरदार लात देविंग की टेस्ट पर पड़ती है। हमलावर कोई और नहीं बल्कि वही गुस्से से भरी जियान है। इस हरकत से देविंग भी गुस्से में आ जाती है। देविंग का रद्द-ए-अमल जियान को हैरान कर देता है। ये सारा रद्द-ए-अमल है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। देविंग को तौहीन-आमीज़ अल्फाज कहे जाते हैं। पहले के टक्कर के लिए माफ़ी का मुतालबा करती है लेकिन लड़कियां मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज लगती है। जियान अपने दोस्त कम सोजिंग की तरफ मुड़ती है, पूछती है कि क्या उसके वालिद ने किसी कंपनी की बेटी को ट्रांसफ़र होने के बारे में कुछ बताया था। कम सोजिंग ने ऐसा कुछ सुना हुआ लगता है और हैरान है कि जियान को मालूम नहीं। जियान अब यकीन कर चुकी है कि देविंग सिर्फ लेवल 4 की एक बेहैसियत है, जैसा कि वो कहती है, बिल्कुल एक गुमनाम शख्स। लेकिन देविंग को मालूम ही नहीं कि ये लेवल दर्जात क्या है। जियान उसे निज़ाम समझाने का फैसला करती है। इस स्कूल में एक सख्त दर्जा बंदी है। आपके ख़ानदानी हैसियत आपका रैंकिंग तय करती है।
सुदूर कानून साजों और आला इदारों के बच्चों का दर्जा आम तौर पर लेवल 1 या 2 होता है। उससे नीचे दरमियानी सतह के कारोबार, मशहूर शख्सियत, खानदान या नए अमीर एलिट वगैरह होते हैं। आला दर्जे वाले सब सामाजिक तकरीबात से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ली देविंग कौन है। अचानक और जोर से नंबर 4 का एक स्टिकर देविंग के सर पर चिपका दिया जाता है। लड़कियों का मकसद वाज़ेह तौर पर नए तालिब इल्मों को जलील करना और अपनी आला हैसियत का मुजाहरा करना था। क्लास में हंसी गूंज उठती है। जियान वजाहत करने की कोशिश कर रही थी कि देविंग जो हम शक्ल लेवल 4 के को उस जैसी लेवल 2 की तालिबा से बात करने का कोई हक नहीं। लिहाजा अगर नई लड़की ली देविंग जिंदा रहना चाहती है तो उसे खामोश रहना होगा और उन मालूमात में नाक नहीं घुसानी जहाँ से उसका ताल्लुक नहीं है। अपनी आला हैसियत और ताकत का मुजाहरा करने के बाद लड़कियां देविंग का मजाक उड़ाकर चली जाती हैं, ये सोचकर कि उन्होंने उसे डरा दिया है। लेकिन अंडर कवर एजेंट को कोई परवाह नहीं थी। हर कोई यहाँ पागल था। ये मिशन संभालना इतना मुश्किल नहीं होगा। देविंग की ट्री में एक रसीला स्टिक रखा गया था और वो वाकई हैरान नजर आई। वो सच में खुश और हैरान थी। खाना लाजवाब था। स्कूल के कैफेटेरिया में स्टिक वो हैरत से तकरीबन चमक रही थी। इतने अच्छे खाने के साथ मिशन इतना बुरा नहीं लग रहा था। खुशी से चमकी हुई वो एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रही थी, एक बड़ा टुकड़ा काटने और अपने खाने का लुत्फ उठाने के लिए तैयार थी। लेकिन उसे अचानक अपना मिशन याद आया और एक निवाला लेने से पहले उसने अपना फ़ोन उठा लिया। उसे हर घंटे रिपोर्ट करनी थी। वो बड़बड़ाई के खाते वक्त कुत्ते को भी तंग नहीं करना चाहिए। उसके साथी ने उसे स्कूल में अपना गुस्सा ना दिखाने को कहा। यह सब देविंग को वाकई परेशान कर रहा था। कोई करीब से गुजरा और उसे करीब से तजस्सुस भरी नज़र से देखा और वो फिर आ गई। जियान, जिसने अपना बचा हुआ खाना सीधा देविंग के खाने पर फेंक दिया। एक छोटी मासूम तासीर के साथ जियान ने दावा किया कि यह गलती थी। वाज़ेह तौर पर उसे तौहीन और डराने की कोशिश कर रही थी। एक खामोश गुस्सा लीदी केविन के अंदर ले रहा था। सब उसे क्यों निशाना बना रहे थे। उसने यहाँ तक सोचा कि किसी को मार ही डाले, लेकिन उसकी वजह से वापस ट्री की तरफ गई। अब उसके पास 2 स्टिक थे। शायद जियान इतनी बुरी नहीं थी। जब देविंग अभी भी हैरान थी, जियान की दोस्त सोजिंग ने अपने लिए इजाफी खाना लेना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि जियान को फेंकने के बजाय उसे दे देना चाहिए था। इस हरकत ने देविंग को शदीद गुस्सा दिलाया। उसने सोजिंग का हाथ पकड़ लिया, स्टिक वापस लेने की कोशिश में। देविंग पहले से ज्यादा खौफनाक नजर आ रही थी। जब बात खाने की हो तो वो हैवान बन जाती है। उसने उसे वापस देने का हुक्म दिया। उसकी मजबूत गिरफ्त और तेज नज़र से सोजिंग को दर्द और खौफ से भर दिया। जियान ने उससे गोश्त छीन लिया। उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया, देविंग का मजाक उड़ाते हुए कि वो उस चीज़ को चाहती है जिसे वो गंदा स्टिक कहती है। देविंग खामोशी से 2 रसीले स्टिक को गिरते हुए देखती रही, अपने इर्द गिर्द की किसी भी चीज़ से मुकम्मल तौर पर बेखबर। उसके फ़ोन से पैगामात आ रहे थे। उसे किसी भी हाल में गुस्सा न खोने की तलकीन कर रहे थे, लेकिन इन बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। दाविंग ने जियान को गिरेबान से पकड़ लिया, जिससे लड़की हैरान रह गई। एक तेज हरकत से उसने मगरूर जियान को मेज पर दे मारा। यह दर्दनाक लग रहा था। लड़की का मगरूर और ताकतवर तासीर गायब हो गया। उसने सोचा था कि वो किसी कमजोरी को धमका रही है, लेकिन वो गलत थी। खौफ छा गया। दाविंग ने एक चमकता हुआ चांदी का कांपटा पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे सीधा जियान के गले में घोंपने के लिए तैयार है। जियान पूरी तरह से घबराहट में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वो खुद को अछूत समझती थी। कांटा उसकी आंख से मिलीमीटर के फासले पर था। उसके अंदर खौफ की एक नई लहर उठ रही थी। करीब ही एक नौजवान खूबसूरत तालिब इल्म बैठा था, जिसके साथ एक लड़की फ्लर्ट कर रही थी। हालांकि उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन फिर उसने कुछ महसूस किया। रेम की बुलंद चीख को पूरे कैफेटेरिया में गूंज रही थी। देविंग जियान पर झुकी हुई थी और उसी लड़के ने सोचा कि क्या उसे मुदाखलत करनी चाहिए। वो हैरान था कि उसने जियान पर हमला कर दिया। ली केविन को अब एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसने अपने जज्बात को हावी होने दिया था। उसने वो कांटा एक तरफ रख दिया जिससे वो जियान को जख्मी करने वाली थी। एक लफ्ज़ कहे बगैर देविंग चली गई, जबकि लड़की सदमे में रही थी और उसकी दोस्तें उसे जाते हुए देखती रहीं। खौफजदा लड़कियों ने फौरन जियान को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी, जैसे उसने अपना होश खो दिया हो। देविंग ने सदमे से अपना मुंह ढांप लिया। वो जियान की हालत पर हौलनाक थी, जो खाली नज़रों से घूर रही थी, और यही वजह लड़कियों ने डर के मारे पेशाब कर दिया था। लड़की को अब समझ आना शुरू हुआ कि क्या हुआ था, लेकिन सुकून से कमरे से बाहर निकल गई। हाँ, यह उसके पहले दिन का बेहतरीन आगाज नहीं था।
اس نے سوچا کہ وہ کھانے پر زیادہ پرجوش ہونے کی اپنی عادت سے چھٹکارا کیوں نہیں پا سکتی، لیکن ایک چیز نے اس کے خیالات کو منتشر کر دیا۔ کوئی تالی بجا رہا تھا۔ یہ کیفیٹیریا کا وہی لڑکا تھا جو تعریف میں تالیاں بجا رہا تھا۔ مشکوک طالب علم ہا جونگ وومن، سنہرے بالوں والا طالب علم، اس پر آستین سے مسکرایا۔ اس نے دیونگ کی تعریف کی، کہا کہ اس نے جیان کو حیرت انگیز طریقے سے سنبھالا۔ یہ کول تھا، لیکن دیونگ اب بھی کنفیوز لگ رہی تھی، خوبصورت طالب علم کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکے نے دوستی کی پیشکش کی اور اس کا نام پوچھا، بولتے ہوئے سورج کی روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ دیونگ اور زیادہ کنفیوز لگ رہی تھی، وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہا تھا۔ پھر اسے اپنے ساتھی کی نصیحت یاد آئی، کسی بھی مشکوک مرد طالب علم کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا۔ دیونگ نے آخر کار جواب دیا، کہا کہ اس نے آج ہی ٹرانسفر کیا ہے۔ لڑکے کا نام ہان جونگ وومن تھا۔ ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے اپنا فون دیا، اپنا نمبر دینے کو کہا۔ واضح طور پر جونگ وومن صرف کوئی عام طالب علم نہیں ہے۔ چونکہ بہت سے دوسرے لوگ ان کی گفتگو کو قریب سے دیکھ رہے تھے، بہت سے لوگ تجسس میں تھے کہ ہان جونگ وومن نئی لڑکی سے بات کیوں شروع کر دی۔ وہ حیران تھے کہ اگر اس نے اسے نوٹس لیا ہے تو اس لڑکی کی حیثیت کیا ہے۔ دیونگ نے جلدی سے اپنا نمبر لڑکی کے فون میں ٹائپ کر دیا۔ بہرحال وہی واحد شخص تھا جو دوست جیسا برتاؤ کر رہا تھا۔ وہ شخص تھے کہ اس کی تحقیقات کا ہدف خود ہی قریب آیا، لیکن وہ حیران تھے کہ کتنے لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس نے اس کا فون اس کا نمبر دے کر واپس کر دیا، جبکہ لڑکا مسکراتا رہا۔ دیونگ کو احساس ہوا کہ اب دور جانے کا وقت ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر لڑکا بہت ضدی تھا۔ اسے ایک سہولت اسٹور تک ساتھ چلنے کی پیشکش کی، کیونکہ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ دیکھے جانے سے بہت زیادہ توجہ مل رہی تھی، جبکہ اس کے سائے میں رہنے کی ضرورت تھی۔ وہ اصرار کر رہا تھا، کہا کہ جب کرنے کو کچھ نہیں ہے تو وہ سیر کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن دیونگ مضبوط تھی اور جونگ وومن سے دور جانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ ہار نہیں مانے گا۔ اب اسے اسکول کی خوبصورت جگہوں کا دورہ کروانے کی پیشکش کر رہا تھا۔ اس نے اسے کتنا بھی جھٹکے کی کوشش کی، وہ ساتھ رہا۔ اب اسکول ٹور کی تجویز دے رہا تھا۔ اس کی وہ شائستہ اور غیر مغرور مسکراہٹ ختم نہیں ہوئی۔ یہ شاید اس کا قائل کرنے کا خفیہ ہتھیار تھا۔ یہ واقعی داکی وینگ کو پریشان کرنا شروع کر رہا تھا۔ وہ بہت مہربان، بہت زور دینے والا تھا اور اس سے شبہ پیدا ہوا تھا۔ بالآخر وہ بس بھاگ گئی۔ واضح طور پر اس وقت یہی بہترین اقدام تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی، امید کر رہی تھی کہ وہ پیچھا نہیں کر رہا ہے، جب تک کہ اسے پیچھے سے اپنا نام پکارے جانے کی آواز نہ آئی۔ رامین کھائیں گے؟ اور جونگ وومن کا راز دیونگ لڑکیوں کے باتھ روم میں چھپ گئی اور اپنے ساتھیوں کو فون کیا۔ وہ حیران تھا کہ اسے پہلے ایک ایڈمائر تعریف کرنے والا مل گیا ہے۔ اس نے اسی لڑکے کا نام ہان جونگ وومن بتایا اور اسے اس کی تفتیش کرنے کا مشورہ دیا۔ لڑکے نے اپنے لیپ ٹاپ پر ڈیٹا بیس میں طالب علم کے بارے میں معلومات تلاش کی۔ بدقسمتی سے وہ کسی بھی ذاتی ریکارڈ تک رسائی حاصل نہیں کر سکا، جو غالباً تمام طالب علموں کے لیے مضبوط تحفظ کی وجہ سے تھا۔ اس نے اسے اسی بارے میں کچھ کرنے کو کہا۔ کیا تم ہیکر ہو یا ہارنے والے؟ اس کے الفاظ نے اسے واضح طور پر پریشان کر دیا۔ ہیکرز کی بھی حدود ہوتے ہیں۔ اب دیونگ خود فکر مند ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھی نے مشورہ دیا کہ جونگ وومن کے قریب ہو جائے اور معلومات خود نکالے، لیکن اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس جیسے کسی سے دوستی کی جائے۔ پھر بھی اس کے ساتھی کے پاس قدم بقدم منصوبہ لگتا تھا۔ وہ واضح طور پر رومانوی ہیرا پھیری میں زیادہ تجربہ کار تھا اور اس کے پاس کچھ چالیں تھیں۔ پہلے اسکول کے بعد اسے اچانک ساتھ گھر چلنے کو کہنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے اور مزید معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ پھر بھوک لگنے کا ذکر کرنا اور ایسی چیز کھانے کا مشورہ دینا جو نوجوانوں کو پسند ہو۔ شاید ٹاک پو کی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت کیفے جانا اور ایک ساتھ چند انسٹاگرام کے لائق تصاویر لینا۔ سیدھا گھر جانا بورنگ ہوگا، لہٰذا انہیں ایک کراوکی ہار جانا چاہیے۔ داکی وینگ کو واضح طور پر یہ خیال نفرت انگیز لگا، اور جب اندھیرا ہو جائے تو اسے اشارہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی گھر نہیں جانا چاہتی۔ اس کا ساتھی پھر اہم حصے پر آیا، ایسا برتاؤ کرتے ہوئے جیسے اس نے ساری زندگی اسی لمحے کا انتظار کیا ہو۔ اس نے کہا کہ اسے ایک ساتھ رامین کھانے کی تجویز دینی چاہیے، جو کوریا میں جسمانی تعلق کی ایک کوڈڈ دعوت ہے۔ دیونگ کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسے اس سارے منصوبے پر شک تھا، لیکن وہ اصرار کرتا رہا۔ اس نے اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ مزید معلومات اکٹھی کرنے کے لیے اسکول میں کچھ لڑکیوں سے دوستی کرے۔ اس نے اسے رامین کی تجویز نہ بھولنے کی یاد دلائی، لیکن دیونگ نے پہلے ہی فون کاٹ دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر گرم سم تھی اور اسے مشورے کے لیے فون کرنے پر پچھتاوا ہوا۔
घबरा कर इर्द गिर्द देखने लगी। कियान जुंग बॉन अब भी उसका पीछा कर रहा था। ये पागलपन होगा। दोबारा देखने पर उसने तस्दीक की कि वो वहाँ नहीं था। दरअसल थोड़ा अजीब था। उसने सोचना शुरू किया, ली खानदान का नाम कोरिया में गैर मामूली नहीं था, तो फिर उसका नाम इतना खुफिया क्यों था? हुई तंग और परेशान लग रही थी। गुस्से से किसी से कुछ मुतालबा कर रही थी। दो लंबे लड़के उसे हकारत से देख रहे थे। एक के हाथ में फोन था और वो उसे सर्द मोरी से घूर रहा था। दूसरा करीबी सुकून से सिगरेट पी रहा था। फोन वाले लड़के ने एक सख्त लहजे में पूछा कि वो कौन होती है जो उसका फोन वापस मांगे। बज़ाहिर उसके पास जियान की शर्मनाक तस्वीर थी जो वो नहीं चाहती थी कि इंटरनेट पर शाये हों। ये तस्वीर कैफेटेरिया की थी जब वो इतना डर गई थी कि उसने अपने आप पर काबू खो दिया था। लड़का उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करने वाला था। दाकी विंग कोने से चुप करके पूरा झगड़ा देख रही थी। चीखने की आवाज़ों से खींची चली आई। उसे अपने साथी की लड़की से दोस्ती करने की टिप याद आई, लेकिन उसे सस्ती महसूस हो रही थी। जियान ने लड़के को धमकी देने की कोशिश की, लेकिन वो खुद खौफजदा नहीं हुआ। वो उसे तबाह करने के लिए काफ़ी ताकतवर नहीं थी। शायद वो अपने सामने वाले लड़कों को नज़रअंदाज कर सकती थी, लेकिन जी हेविंग को नहीं, जो करीब के बेंच पर बैठा असली खतरा था। जी हेविंग एक अच्छी साखत वाला तालिब इल्म वहाँ था। उसके ख़ानदान को दूसरे लड़के के ख़ानदानों की हिमायत हासिल थी, और जी हेविंग के वालिदैन इस बात को जाने नहीं देंगे। अब जी बेबस थी और कांपने लगी थी। उसके आंखों में आंसू भर आए। लड़की मलिका जी को बिखरते हुए देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उनमें से एक फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट करना चाहता था। जी घबरा गई, जिल्लत को रोकने के लिए बेताब थी। उसी ली देविंग ने मुदाखलत की। लड़के की कलाई को पकड़ लिया। फ़ोन अब भी उसके हाथ में था। उसने यकीनी तौर पर उसकी तवक्को नहीं की थी। खुद जियान भी हैरान थी। जिस लड़के ने उसे जलील किया था, अब वो उसके लिए खड़ी हुई थी। लड़का हैरान था और जाने देने की इल्तिजा करने लगा। दाकी विंग जियान की तरफ मुड़ी और सुकून से पूछने के लड़की के फोन में असल में क्या था। गूंज हिचकिचाई, हकलाकर तस्लीम किया कि कैफेटेरिया की तस्वीर थी और तालिब इल्म उन्हें फेसबुक पर अपलोड करने का इरादा रखता था। यहाँ तक कि देविंग भी हैरान नजर आई। उसे नहीं मालूम था कि जियान के कैफेटेरिया में अपने आप पर काबू खो दिया था। लड़का तंग हो गया। दोनों लड़कियां उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही थी। उसने यहाँ तक कि उन्हें मौत की धमकियां देना शुरू कर दी। उसने खबरदार किया कि वो उन्हें मारेगा। हाथ उठाया, लेकिन देविंग ने एक तेज हरकत से आसानी से उसके हाथ से फोन छीन लिया। देविंग ने फोन हैरान परेशान को दे दिया। उसे फौरन तमाम तस्वीर डिलीट करने को कहा। उसने उसे क्लाउड बैकअप भी चेक करने को कहा। लड़का इतने सदमे में था कि वो बमुश्किल बड़बड़ा सका। उसके हाथ अब भी उसकी गिरफ्त से कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना बाजू घुमाया, वाज़ेह तौर पर देविंग के चेहरे पर एक जोरदार मुक्के का निशान बनाया। बिना झुके देविंग ने आसानी से मुक्के से बचाव किया। उसकी तरबियत काम आई। अब उसकी बारी थी। उसने सदमे में मुब्तला लड़के की ठोड़ी पकड़ी और वार करने के लिए तैयार, और उसने ऐसा किया इतने जोर से कि उसका एक दांत बाहर निकल गया। और नाजुक लग सकती थी, लेकिन उसमें हकीकी ताकत थी। देविंग के अलावा हर कोई हैरतज़दा खामोशी में खड़ा था, जिसने पलक भी नहीं झपकी। लड़के का दोस्त खौफ से जमीन को घूर रहा था, जैसा कि जियान कर रही थी। हमलावर सख्त फर्श पर बेहोश पड़ा था। वो यकीनी तौर पर उसे इतनी जल्दी नहीं भूलेगा। दाग गेमिंग ने आखिरकार जी को जिल्लत आमिर तस्वीर वाला फोन दे दिया। करीब एक खौफजदा लड़का ये सब देख रहा था। उस लड़के को वाज़ेह तौर पर इस अंजाम की तवक्को नहीं थी। उसके चेहरे पर जज्बात का एक भंवर था। सूरत हाल की नाउमीदी का एहसास करते हुए उसने जी जेमिंग को जगाने की कोशिश की, जिसने हिचकिचाते हुए अपनी नींद की पट्टी नीचे की। उसे बताया गया कि वॉन जून को मार के बेहोश कर दिया गया है और अब वो बेहोशी की हालत में पड़ा है। जी हेविंग ने सिर्फ पूछा, किसने किया? लड़के ने देविंग और जियान की तरफ इशारा किया, जो बात में हाथ डालकर जा रहे थे। जी हेविंग ने उन्हें जाते हुए देखा। नाम ले देविंग को याद करते हुए वो अंदाजा लगाया कि वो नई तालिबा होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त ने जो कहा कि वॉन जोंग को किसी आम लड़की ने मारा है। दरअसल देविंग और जियान एक सीढ़ी पर बैठे थे। देविंग आखिरकार अपना खाना खाने लगी। पहले से भूखी थी, जबकि जियान सिर्फ घूर रही थी। देविंग ने उसे कुछ खाने की पेशकश की। लड़की ने डाइट का हवाला देते हुए इनकार कर दिया और देविंग ने पूछा कि क्या वो सब कुछ खा सकती है। फिर जियान ने देविंग को देखा। सोच रही थी, ये लड़की कौन है, ये किसकी बेटी है? बहुत से सवालात, बहुत कम जवाबात। लड़ने के लिए काफ़ी निडर। उसे किसी किस्म की खानदानी ने नहीं पाला होगा। जिया ने यहाँ तक के सोचा कि क्या ये लड़की लेवल 1 से हो सकती है।
देवेंग ने फिर उनकी सुबह की मुलाकात के लिए माफ़ी मांगने का फैसला किया। उसे एहसास नहीं हुआ था कि वो किसी से टकराई है। उस वक्त उसका ज़हन कहीं और था, लेकिन अब यकीनन वो वक्त नहीं था कि वो बताती कि वो क्या सोच रही थी। जियान कसूरवार महसूस करते हुए बदले में माफ़ी मांगी है, तस्लीम करते हुए कि वो पहले हद से तजावुज़ कर गई थी। देवेंग ने भी महसूस किया माफ़ी मांगना वाज़ेह तौर पर जियान के लिए आसान नहीं था, यह देखना अजीब था। अपना मिशन याद करते हुए देवेंग ने लड़की से हान जोंग-वॉन के बारे में पूछने का फैसला किया। जियान उसे जानती थी, लेकिन तजस्सुस था कि देवेंग क्यों जानना चाहती है। देवेंग ने झूठ बोला कि वह सिर्फ तजस्सुस में है। तभी जियान ने अपनी थोड़ी बनाना शुरू कर दी। शायद देवेंग को उस पर क्रश है, ये सोचना हैरानकुन था, लेकिन देवेंग को ये कियास पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में अपना जूस बॉक्स अपनी गिरफ्त में मसल दिया। जियान ने तबसरा किया कि हान जोंग-वॉमिन हमेशा खुलूस से मुस्कुराता है, लेकिन वो भी थोड़ा अजीब लगता है। जियान ने एतराफ़ किया कि वो उसे थोड़ा डरावना लगती है। देवेंग ने वजह पूछी। उसने मादी को याद करना शुरू किया। जिस दिन उसने दाखिला लिया, सीनियर्स नए तालिब इल्मों को देखने आए थे। जियान ने पूछा कि क्या देवेंग गैर मुल्की वज़ीर वो क्वांग सिक को जानती है। उसका बेटा उस दिन आईडीज में है। उसके करीब आया। उसी लम्हे हान जोंग-वॉमिन उसके सामने खड़ा हो गया, लंबा और सीधा, उसे घूर रहा था। वज़ीर का बेटा लेवल 1 का एक बड़ा तालिब इल्म था और उसने जोंग-वॉमिन को घूरा, उसे एक तरफ हटने को कहा। जोंग-वॉमिन हमेशा की तरह सिर्फ खुलूस से मुस्कुराया और वज़ीर के बेटे से शाइस्तगी से मोज़रत की, लेकिन उससे वो मज़ीद गुस्से में आ गया। जोंग-वॉमिन ने गैर रस्मी तौर पर एजाज़ी अलक़ाबात के बगैर बात की थी। उस लड़के ने रंजिश रखी और हान जोंग-वॉमिन को वाज़ेह तौर पर उसकी तवज्जो मबज़ूल कराई थी। सीनियर के गुस्से भरी घूर उसका पीछा करती रही। कोई भी जोंग-वॉमिन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने फ़र्ज़ किया कि वो चौथे दर्जे का तालिब इल्म है, जिससे उसका गैर रस्मी रवैया और भी तोहिन-आमीज़ हो गया। उस दिन से जोंग-वॉमिन के स्कूल की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। जिम क्लास के दौरान किसी ने उसके सर पर सीधी गेंद मारी। जब वो खींच रहा था, लोग उसे मुसलसल धूंस देते और ज़ोर से मारे गए गेंद लड़के के सर के पिछले हिस्से में लगी, जबकि सब हंस रहे थे। वो हमेशा मुस्कुराया और हर चीज़ को बर्दाश्त किया। उस दिन उसने गेंद उठाई और शाइस्तगी से वापस कर दी। लेकिन एक दिन आर्ट क्लास में सीनियर ने जोंग-वॉमिन के सर पर पूंछा लगाने वाला पानी अंडेल दिया। आमतौर पर वो उसके ज़रिए मुस्कुरा देता, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। हवा भारी महसूस हुई, हर किसी ने महसूस किया कि कुछ होने वाला है। फिर भी तमाम वाक़यात के बरअक्स जोंग-वॉमिन उसे फिर से जाने दिया। लेकिन अगले ही दिन वो सीनियर पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। कहानी के इस मोड़ पर यहाँ तक कि दाक येविंग भी दंग रह गई। वो बस उसी तरह गायब हो गया। जियान ने तस्दीक की, मुकम्मल तौर पर किसी सुराग के उसके बाद से किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। ये अजीब था, क्योंकि वो कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का बेटा था। यही वजह थी कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि हान जोंग-वॉमिन की हिमायत कोई बहुत ताकतवर शख्स कर रहा है। तौर पर आम नहीं था। हंसते हुए जियान ने जिक्र किया कि ये अफवाहें भी थी कि हान जोंग-वॉमिन ने वज़ीर के बेटे को मार डाला होगा, लेकिन उनकी बातचीत में रुकावट पड़ी और वहाँ वो था, मरकज़ी किरदार खुद अचानक नमूदार हुआ और तंज़िया पूछा, क्या मैं कातिल लगता हूँ? उसकी रोशन मुस्कुराहट बरकरार रही जब उसने लोगों से ज़्यादा फ़ाइल तखील का मजाक उड़ाया, क्योंकि उसके बारे में ऐसी बातें कही जा रही थी। लड़कियां हैरान रह गई। वो उनके पास इतनी खामोशी और छुप कर आया था। ये थोड़ा परेशान कुन था। देवेंग जम गई थी। जोंग-वॉमिन यहाँ कैसे आया, वो कहाँ से आया, बहुत से सवालात। लेकिन उसने अपना होश नहीं खोया। उसने उसका बाजू पकड़ा और उसे एक तरफ खींच लिया। अब वो कंफ्यूज था। उसका ज़हन सवालात से भर गया। उसने कब सुनना शुरू किया और उसका क्या मामला है। उसने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, जबकि जियान हैरत अंगेज खामोशी में देखती रही। दाविंग ने उसे दीवार से लगा दिया। हालांकि ईमानदारी से ये दूसरे तरीके से होना चाहिए था। वो हैरान था। उसने प्रॉस्टर लड़के से पूछा, जो कुछ उसने सुना था, उसकी बुनियाद पर वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। वो फिर से मुस्कुराए, गर्मी फैलाते हुए, और कहा कि उसे बस दाविंग दिलचस्प लगी। उसने अपना चेहरा ढांप लिया, मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज। वो इतना मीठा और बेज़रर क्यों था। उसने अपने साथी के मंसूबे पर अमल करने का फैसला किया और स्कूल के बाहर जाने की दावत दी। लफ्ज़ रामीन अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। उसने बहादुरी से पूछा कि क्या वो उसे पसंद करता है, और हमेशा की तरह उसने मुस्कुराहट के साथ सुना। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, हाँ। अब भी कान कान से कान तक मुस्कुरा रहा था कि उसके इस सादा और ईमानदार जवाब ने उसे हकीकी मानों में सदमा पहुंचाया। उसे यकीन करना मुश्किल था। शायद ये उसका लम्हा था। शायद चीज़ें उसके सोचने से आसान थी। उसने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसका गला बंद हो गया है और वो कोई अल्फाज बाहर नहीं आए।
वो सिर्फ एकलज़ रामीन को अपनी ज़ुबान पर घुमाते हुए हिचकिचाई। लेकिन क्या वाकई ये कहना ठीक था? आखिरकार उसने रामीन कहा और लड़का थोड़ा हैरान होकर पूछा कि क्या वो सिर्फ नूडल्स खाना चाहती है। वाज़े तौर पर वो उसमें मार नहीं थी। उसने अजीब व गरीब तासीर के साथ रामीन का मशवरा दिया। अब उसकी मुस्कुराहट सिर्फ उसके चेहरे से गायब हुई, उसकी जगह उसके रवैये पर मुकम्मल उलझन ने ले ली। उसने दोबारा पूछा, इस बार ज़्यादा पुख्ती से, कि क्या वो एक साथ रामीन खा सकते हैं। लड़का हैरान रह गया, एक अचानक तजवीज़ के वो उसकी जगह पर हो। उसने तेज़ी से और एतमाद से हाँ कहा, लेकिन फ़ौरन अपने कहे गए मुझे का इस बात पर पछतावा हुआ। तनाव टूट गया जब लड़का हंसी से फट पड़ा। उसकी अजीब व गरीब हरकत से तफरीह हासिल की। उसने एक बार फिर तस्दीक की कि देविंग मज़ाहिया थी और स्कूल के बाद उसके साथ जाने पर रजामंद हो गया। उसने यहाँ तक कि खुद रामीन बनाने की पेशकश की, जिससे देविंग को वाकई हैरत हुई कि उसका मंसूबा काम कर रहा था। स्कूल का में पहला दिन ख़त्म हुआ, जो तवक्को से कहीं ज़्यादा शदीद था। तालिब इल्मों को महफूज घर जाने की याद दहानी कराई गई। क्लासरूम के दरवाजे पर उसका इंतजार हान जोंग मोमिन कर रहा था, हमेशा की तरह एक रोशन मुस्कुराहट के साथ चमकता हुआ। उसने तस्दीक के लिए पूछा, तो क्या हम अभी भी जा रहे हैं? वो स्कूल से एक साथ निकले, जिससे बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल हुई। देविंग ने घबरा कर अपने फ़ोन पर नज़र डाली। जोंग मोमिन ने दोबारा पूछा, ये अचानक रामीन क्यों? क्या वो पहले उससे बचने की कोशिश नहीं कर रही थी? उसने उसे यह कहते हुए टाल दिया कि उसने सिर्फ दोबारा गौर किया और दोस्त बनना चाहती है। इसका झूठ वाज़ेह था। फिर उसे एक अहम चीज़ याद आई, क्या जोंग मोमिन के वालिदैन अभी घर पर थे? एक और सवाल आया, क्या उसका इस तरह से आना वाकई ठीक था? उसने कहा कि ठीक था। पता चला कि वो अकेला रहता था और उसने अपने मामूल के खुलूस भरी मुस्कुराहट दी। उस मालूमात ने देविंग को हैरान कर दिया। उसे इसकी तवक्को नहीं थी, कोई ताज्जुब नहीं कि इसके पास स्कूल बैग भी नहीं था। अब लड़के ने उससे एक सवाल पूछा, क्या किसी ऐसे लड़के के घर जाना अजीब नहीं था जिसे वह भी मिली थी? एक बार फिर देवेंद्र को जवाब मालूम नहीं था। जोंग बोवेन ने निशानगी की कि इतना लापरवाही होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा तजुर्बा था और उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उससे नहीं। जल्द ही वो हान मोंग जॉन के घर पहुंच गए, जहां उसने शाइस्तगी से दरवाज़ा खोला। देवेंग ने फौरन अपने इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू कर दिया। यह एक मामूली लेकिन साफ और सुथरा अपार्टमेंट था। जासूस देवेंग ने सोचा कि यहाँ कोई मुफीद मालूमात तलाश कर सकती है। एक सच्चे शरीफ आदमी की तरह जोंग मोमिन ने पूछा कि क्या वो कुछ पीना चाहती है? कॉफ़ी, पानी या एलोवेरा का जूस पेश किया। जैसे उसने एलोवेरा का जूस सुना, उसकी आंखें चमक उठी और जोंग मोमिन जानता था कि उसे बिल्कुल क्या डालना है। उसने उसे जूस का मग दिया और जैसे ही वो खाना पकाने गया, उसने उसे आज़ादी से घर देखने की दावत दी। ज़्यादा हिचकिचाहट के बगैर लड़की ने एक कंप्यूटर देखा और जल्दी से अपनी डेटा फ्लैश ड्राइव लगा दी। कोई यहाँ ज़रूर रहता है, धूल का एक ज़र्रा भी नहीं। अफवाहों के मुकाबले में घर काफ़ी मामूल था। दाविंग ने मेज़ के नीचे एक फ़ोटो एल्बम देखा। शायद उसमें कुछ मालूमात थी जिनकी उसे ज़रूरत थी। हान जोंग बोविन की बचपन की तस्वीर वो सोफे पर बैठा है, एक दिलचस्प किताब पर गहरी तवज्जो मरकूज किए हुए। एक और तस्वीर एक छोटे लड़के के लिए थोड़ा बड़ा रस्मी सूट पहने दरवाजे के पास खड़ा है। उसे एक में वो खूबसूरत समुद्र के किनारे चल रहा है, जो मुख्तलिफ शक्लों और साइज के पत्थरों से भरा हुआ है। उसने महसूस किया कि मन तस्वीर के बाद ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन हर तस्वीर में एक जैसा ठंडा तासीर क्यों? चेहरा वही, लेकिन पूरी एल्बम में खानदानी तस्वीर क्यों नहीं थी? उसके ख्याल लड़के की आवाज़ से मुनक़ता हुए, जिससे वो चौंक गई। वो हकीकी मानों में घबरा गई। सोचा कि वो जासूसी करते हुए पकड़ी गई है। लेकिन जोंग बोविन ने सिर्फ पूछा कि क्या वो अपने रामीन में अंडा चाहती है। देविंग ने उसे दो शामिल करने को कहा, जिस पर लड़का हंसा, लेकिन उसने तामील की। उसने मजीद जूस भी मांगा, जिस पर उसने जवाब दिया, फ्रिज चेक करो। जैसे वो तेजी से मुड़ी, उसने गलती से तकरीबन तैयार रामीन का बर्तन उलट दिया। उबलता हुआ शोरबा सीधा लड़के पर गिरा और यह दर्दनाक तौर पर शदीद लग रहा था। बर्तन फर्श पर उल्टा पड़ा था। जब जोंग मोमिन दर्द से करह रहा था, उसे कपड़े उतारने में मदद करने की इल्तिजा कर रहा था। देविंग घबरा गई, लेकिन तेजी से काम लिया। ठंडे पानी से जलन को धोया और बर्फ लगाई। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन उसने उसे बुरा नहीं माना। वो फिर से सोचों में डूब गई। अंडर कवर का सिर्फ पहला दिन था और पहले ही दिन बहुत कुछ हो चुका था। उसने नोट किया कि वो कपड़ों में कितना पतला और चुस्त लगता है, लेकिन उसकी अच्छी तरह से तराशी हुई पेट की पिटनी ने जाहिर किया कि वह अपना ख्याल रखता है। जोंग मोविन ने उसे घूरते हुए पकड़ लिया और मजाक किया कि वह उसे काफ़ी अच्छे से माना कर रही है, जिससे वो परेशान हो गई।
اس کے الفاظ نے اسے بےزبان کر دیا اور وہ شرمندگی سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئی۔ پریشان ہو کر اس نے اسے صرف کپڑے بدلنے کی ڈانٹ پلائی۔ اب بیٹھی ہوئی تھی اور تباہ شدہ رامین پر غم کر رہی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے اسے بلایا اور احتیاط سے جلے ہوئے حصے پر پٹی باندھی۔ خوش قسمتی سے یہ زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا، غالباً فرسٹ ڈگری کی جلن تھی، لہذا یہ تشویشناک نہیں تھا، پھر بھی متاثرہ حصہ کافی بڑا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ اسے شاید کل ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، لیکن وہ اس کا خیال پورا نہیں کر سکی۔ یونگ مومن اسے گہری نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے وان یونگ کے ساتھ اس کی لڑائی کو یاد کیا، حیران تھا کہ اس نے کتنی مہارت سے اس کی جلنے کا علاج کیا، مذاق کیا کہ وہ ایکشن مووی کے جاسوس کی طرح۔ یہ سن کر لڑکی نے پٹی کو سختی سے باندھ دیا، جس سے لڑکے کو درد ہوا۔ وہ صحیح تھا، اسے یہاں ایک ایجنٹ کی طرح بھیجا گیا تھا اور اب دوبارہ کاروبار پر واپس آنے کا وقت تھا۔ اس نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ تفتیش شروع ہونے والی تھی، اسے صرف سچائی کے ساتھ جواب دینا تھا۔ پہلا سوال، وہ کب سے اور کیوں اکیلا رہتا ہے؟ حالانکہ وہ اب بھی طالب علم ہے، اسے محسوس ہوا کہ جینر تبدیل ہو گیا ہے اور عجیب طرح سے بڑبڑایا کہ اس نے بس اسی طرح رہنا پسند کیا۔ کیوں؟ اس نے دباؤ ڈالا۔ برے خاندانی تعلقات۔ والدین بہت مصروف۔ وہ ہچکچایا۔ اس نے پوچھا کہ کیا جیان اس کے بارے میں صحیح تھی؟ یونگ مومن نے چیزوں کو دوبارہ عام کرنے کی کوشش کی، تفتیش کو ختم کرنے کے لیے دیونگ سے درخواست کی، کیا تم واقعی یہاں صرف مجھ سے تفتیش کرنے آئے ہو؟ اس نے پوچھا اور آخرکار اس بات نے اسے ہوش میں لایا۔ داکیونگ اپنے معمول کی حالت میں واپس آئی اور معافی مانگی، لیکن یونگ مومن ناراض نہیں تھا، وہ صرف سوالات کی تعداد پر حیران تھا۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے اتنا دلچسپ تھا۔ اب اس کی باری تھی۔ اس کا پہلا سوال تھا کہ دیونگ نے کہاں سے ٹرانسفر کیا ہے، لیکن وہ اس کے لیے تیار تھی۔ جواب دیا کہ وہ سیول کے مضافات میں ایک اسکول سے تھی۔ ٹرانسفر کیوں؟ اس نے کہا کہ انہوں نے اب بھی گھر تبدیل کیا ہے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے والدین اثر و رسوخ والے ہوں گے، کیونکہ اس اسکول میں داخلہ لینا مشکل تھا۔ وہ موضوع والدین غیر آرام دہ تھا اور وہ ہر قیمت پر اس سے بچنا چاہتی تھی۔ اس نے تب بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا جب دوسروں نے غلبہ جتانے کی کوشش کی۔ اس نے نوٹ کیا کہ اس کے والدین ضرور اچھے لوگ ہوں گے۔ وہ واضح طور پر تجسس میں تھا کہ وہ کون تھے، لیکن داکیونگ ہچکچائی۔ اس نے یقین نہیں تھا کہ کیا کہے۔ یادداشتوں کے جھونکے سامنے آئے۔ لمبے ناخنوں والا ایک ہاتھ اس کے بالوں پر پھیر رہا تھا۔ اس نے اصرار کیا کہ وہ مہربان تھے۔ ایک چھوٹی سی دیونگ خالی نظروں سے کھڑی تھی، ایک عورت کو دیکھ رہی تھی جو اسے گلے لگائے ہوئے لگ رہی تھی۔ یادداشت میں ایک پریشان کن عورت دکھائی گئی جو کہہ رہی تھی کہ اسے دیونگ پا کر خوشی ہوئی۔ اس کے خاندان کا موضوع واضح طور پر پریشان کن تھا اور وہ بے چینی سے کانپنے لگی۔ یونگ مومن کے لیے یہ کافی تھا، لیکن دیونگ نے کہا کہ اسے اب گھر جانا چاہیے۔ لڑکا اس سے اچانک جانے پر تھوڑا مایوس لگ رہا تھا۔ یہ بہت جلدی محسوس ہوا، لیکن اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے فلیش ڈرائیو حاصل کر لی تھی اور مزید تفتیش کے لائق کچھ اور نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ جا رہی تھی، یونگ مومن نے اس سے روکا، پوچھا کہ وہ جانتی ہے کہ آؤ ایک ساتھ رامین کھائیں کا اصلی مطلب کیا ہے؟ اس نے الجھن میں اسے دیکھا، سوچ رہی تھی کہ اسے معصوم جملے کا اصل مطلب کیا ہے۔ اسے شبہ تھا، پھر دوبارہ پوچھا، تمہیں یہ جملہ کہنے کی کس نے تعلیم دی؟ دیونگ واضح طور پر تناؤ میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں الجھن اور صدمے سے کھلی تھی۔ اس جملے کا حقیقی معنی جان کر وہ شرم اور شرمندگی سے شدت سے سرخ ہو گئی۔ اسے اپنے ساتھی کی بات سننی چاہیے تھی۔ یونگ مومن کو نہیں معلوم تھا کہ اسے یہ لائن کس نے سکھائی، لیکن وہ واضح طور پر ایک مزاحیہ تھا۔ وہ چکرائی ہوئی کھڑی تھی۔ اپنے ساتھی کے الفاظ یاد آئے اور اسے فوراً اسے مارنے کی خواہش ہوئی۔ لڑکے نے اسے تھوڑی دیر اور رکنے کی پیشکش کی، لیکن دیونگ نے فوراً جانے پر اصرار کیا۔ اس نے اسے بتایا کہ اسے کسی کو جواب دینا ہے، جبکہ یونگ مومن اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ باتھ روم میں گئی اور فوراً اپنے ساتھی کی کال کا جواب دیا، اسے دوبارہ پریشان نہ کرنے کا انتباہ دیا۔ وہ لڑکے کے گھر کے اندر تھی۔ جواب کے بجائے اس نے صرف خاموشی سنی۔ یہ بہت خوفناک محسوس ہوا۔ اچانک وہ خاموشی فون کے ذریعے ایک دہشتناک چیخ سے ٹوٹی۔ دیونگ خوف اور الجھن سے بھر گئی۔ وہ گولی کی طرح باتھ روم سے باہر نکلی، اپنے ساتھی کی مدد کے لیے دوڑتی ہوئی۔ یونگ مومن اس کی اجرت سے حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا غلط ہے، لیکن اس نے اسے ٹال دیا۔ وہ اسے گھر سے باہر نکل کر دوڑی سے اسے انتہار و حیران چھوڑ گئی۔ جب وہ دروازے کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنے ساتھی کی طرف بھاگی۔ منزل تک تیزی سے پہنچنے کے لیے خود کو دھکا دیا۔ اس کا دماغ خیالات میں گھوم رہا تھا، کسی نے اس پر حملہ کیا ہوگا، کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخرکار وہ دفتر پہنچی اور اس کو بچانے اور جوابات تلاش کرنے کے لیے اندر گھس گئی۔
उसने अपने साथी जो टी-बॉम को पुकारा। हमलावरों के बजाय उसकी आवाज़ सुनने की उम्मीद में दफ्तर तबाह हो चुका था और खून की धब्बों से भरा हुआ था। एक जालिमाना लड़ाई अब भी हुई थी। टी-बॉम मेज पर लड़खड़ा कर बैठा था, वो खून में लथपथ था, उसकी आंखें बंद थी, वो नहीं बता सकती थी कि वो बेहोश है या बदतर। जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक नई हमलावर ने उसके पीछे से एक बैट मारा। वो ज़र्ब तकरीबन उसे लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसका वक्त आ गया है, लेकिन उसने वक्त पर खतरे को महसूस किया और तेजी से मुड़ी। अपने हमलावर से नजरें मिलाई, उसने अपने बाजुओं से बैट को रोका। उसने तरबियत मजबूत थी, दर्द शदीद था, लेकिन उसने आदमी से पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिए बगैर गिराया और दांत निकाले, जबकि उसने उसका हथियार लात मारकर दूर कर दिया। फिर उसने उसके चेहरे पर एक दुरुस्त ताकतवर वार किया, जिससे सर की लहरें फैल गई। वो वार इतना ताकतवर था कि वो 1 मीटर पीछे उड़ गया। अपना हथियार खो बैठा, गुस्सा और एड्रेनलिन से तवानाई बख्शी। वो अब भी अपने साथी और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए तैयार थी। वो हैरान थी कि उन्हें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया गया और फौरन शक किया कि चेयरमैन ली मुलविस थे। इससे पहले कि वो रद्द अमल जाहिर कर सके, चाकू पकड़ा और उस पर चिपटा। वो उसे काटने में कामयाब हो गया, फिर फरार होने की कोशिश की। गुस्से में आकर उसने उसे रुकने का हुक्म दिया। उसने जवाबात और इंतकाम का मुतालबा किया, लेकिन उसने टी-बॉमिंग के बारे में भी सोचा और शायद सुबह ही टी-बॉमिंग एक साफ सुथरे अस्पताल के बिस्तर पर जागा, खून और दर्द से पाक। देविंग उसके पास बैठी थी, बेचैनी से उसे जागने का इंतजार कर रही थी। उसने पूछा कि क्या वो जाग गया है। एक वफादार साथी के तौर पर उसकी तफ्तीश उसकी तरफ थी। उसका हाथ चाकू के जख्म से खून बह रहा था। उसने उसे हरकत न करने को कहा। उसने पूछा कि क्या हुआ। हैरान थी कि सिर्फ एक आदमी टी-बॉमिंग को शिकस्त दे सकता है। उसे याद था कि देविंग उसके कंप्यूटर पर झांक रही थी। सोचा कि उनका डेटा हदफ था, लेकिन अगर ऐसा था तो हमलावर ने टी-बॉमिंग को मारा क्यों नहीं? बहुत सारे सवालात बाकी रहे। अजीब बात यह है कि वो आदमी अकेला काम कर रहा था। दाविंग ने उसे एक नया दफ्तर तलाश करने और शवाहिद साफ करने पर तवज्जो देने को कहा। फिर उसे जंग मोमिन के कंप्यूटर से फ्लैश ड्राइव याद आई, जो उसने तजदिया के लिए टी-बॉमिंग को दी थी। टी-बॉमिंग ने हान जंग मोमिन की सूरत हाल के बारे में पूछा, लेकिन देविंग ने उसे उस रकम पर थप्पड़ मारा। गुस्से में यह सब देखते हुए हैरान नर्स थी जो मरीज को चेक करने के लिए अंदर आई थी। नर्स ने देविंग को बाहर निकाल दिया, इसरार किया कि वह जख्मी मरीज के साथ नहीं रुक सकती। रात हो गई। चांदनी ने शहर को नजरअंदाज करते हुए एक छत पर सच चमक में अस्पताल की सड़कों को नहला दिया। ली देविंग को एक नामालूम शख्स से मिलने गई। उसके ख्यालात बिखर गई, याददाश्तों की झोंके वापस आए। बशमोल एक औरत का सायादार चेहरा। वो औरत सिगरेट पी रही थी। देविंग से पूछती है कि वो इतनी खौफजदा क्यों है। एक बार फिर देविंग अपने ख्यालात और यादों में खोई दिमाग के दूर दराज कोनों में एक औरत की तस्वीर चमकती है। सिगरेट पीने वाली औरत दीवाई से उसके खौफ और परेशानी की वजह पूछती है। वो सिर्फ देविंग को चीज़ों को आसान लेने का मशवरा देती है, यहाँ तक कि एजेंट खुद भी थोड़ी उलझन में लगती है। लड़की की यादों में वो वाज़े तौर पर बड़ी उम्र की औरत उसकी तारीफ करती है, कहती है कि वो एक अच्छा काम कर रही है। वो औरत दाकविंग अब महरूम बॉस निकली। लड़की का ख्याल है कि उस वक्त वो यही कहती। मुलाकातें आखिरकार होती है। शहर को देखते हुए और सिगरेट पीते एक लड़का लड़की को देखता है। वो एक अच्छी साकत वाले जिस्म और चेहरे की खूबसूरत और समुंदर जैसी गहरी नीली आंखों के साथ काफी खूबसूरत लगता है। बाजार ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। दाक क्योंग ने जाने का फैसला किया। महसूस किया कि उसने अपना वक्त ज़ाया किया है और उसे इसके बजाय दफ्तर साफ करना चाहिए था, लेकिन लड़के ने अचानक उसे नाम से पुकारा। देविंग जम गई। वो उसे नहीं पहचानती, लेकिन वो वादे तौर पर उसे जानता है। वो हैरत से मुड़ती ये जानने की कोशिश करती है कि यह कौन है और वो उसका नाम कैसे जानता है। खतरा महसूस करते हुए वो उसे शनाख्त करने की कोशिश करती है और फितरी तौर पर एक हथियार की तरफ हाथ बढ़ाती है। वो लड़का जी हैविंग निकला। उसने उसे पहचान लिया क्योंकि उसने मॉन जून को मारा था, लेकिन लड़के को कोई अंदाजा नहीं कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। उसने उस लड़के का नाम कभी नहीं पूछा जिसे उसने मुक्का मारा था, और अब मॉन जून और उसका साथी छत पर नमूदार हो रहे थे। जख्मी लड़का पहले ही देविंग से इंतकाम लेने का तस्वर कर रहा है। लड़की उसे पहचानती है और हैरान कर उलझन में पड़ जाते हैं। अपने अगले इक़दाम का पता लगाने की कोशिश करती है। वॉन जून को उसकी वजह से अस्पताल जाना पड़ा था, ये एहसास होने पर कि वो कौन है। वॉन जून गुस्से से भर जाता है, अपने जख्मों का इंतकाम लेने के लिए प्यासा है।
वो उस पर झपटता है, अपना हाथ उठाता है ताकि आखिरकार एक सही हिट मारे, लेकिन जी हेविंग उसका मुक्का रोक देता है। अच्छी हालत में किसी के लिए आसान। मोन जून अपने दोस्त की हरकत पर हैरान है, उसने उसे इंतकाम लेने से क्यों रोका। लड़की पर मजीद धमकियां फेंकी जाती हैं। वो खुशकिस्मती है कि जी हेविंग ने इस बार कदम रखा, लेकिन अगली बार वो कसम खाता है कि वो उसे मार डालेगा। वो दरवाज़ा पटक कर छत से उतर जाता है, अपना सिगरेट भी खत्म नहीं करता। जी हेविंग और देविंग को तना छोड़ जाता है। देविंग ने बासर हेविंग से पूछा कि उसने अपने दोस्त को क्यों रोका। जाते हुए जी हेविंग कहता है कि वो ऐसे लोगों से नफरत करता है जो अपनी ताकतवर वालिदैन के पुष्ट पर उठते हैं, लेकिन वह देविंग को भी मशवरा देता है कि वह अपने लड़ने की महारतों पर ज़्यादा भरोसा ना करे। बेहतर है कि खामोश रहे। वह इस बार सिर्फ खुशकिस्मत रही। अचानक लड़की ने उसका रास्ता रोका और उसके हाथ से सिगरेट छीन लिया। उसने उसे फेंक दिया और ताने से मददगार मशवरे के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। अब उसकी बारी थी। उसने लड़के से उसका नाम पूछा, क्योंकि उसे पहले उसे जानने का मौका नहीं मिला था। उसने अपना तारफ ली जी हेविंग के तौर पर कराया। वो हैरान है कि उसने कितनी तेज़ी से सिगरेट पकड़ा। उसने उसका आखिरी नाम नोट किया। अगर चिली कोरिया में आम है, वो मोहतात रहने का एक ज़हनी नोट बनाती है। वो जाने के लिए मुड़ती है, उसे कहती है कि जब वो बड़ा हो जाए तो सिगरेट पिए। वो अभी भी सिर्फ एक हाई स्कूलर है। वो दरवाज़ा उसके पीछे पटक कर चली जाती है। एक उलझन में मुब्तला जी हेमिंग को पीछे छोड़ जाती है। वो हैरान है कि उसने उसे हाई स्कूलर कहा जब वो खुद भी एक तालिब इल्म है। वो उसकी तस्वीर और चेहरे को अपने जहन में दोहराता है और ज़्यादा से ज़्यादा जसूस हो जाता है। सुबह होती है। सुबह की पहली रोशनी एलिट के स्कूल को रोशन करती है, जो अब भी सो रहा है। टीचर एक नए मौजू की वजाहत करता है, लेकिन किसी भी तालिब इल्म को परवाह नहीं। टीचर क्लास के इख्तिताम का ऐलान करता है और तालिब इल्मों की तारीफ करता है। दाकिविंग पिछली कतार में सो रही है। एक आवाज़ उसे नाम से पुकारती है। देविंग उसे गहरी नींद से जगाने की कोशिश कर रही है। वो पहले तो परेशान होती है, लेकिन ये जंग मोमिन निकला, जो अपनी मामूल की रोशन मुस्कुराहट के साथ उसके बारे में फिक्रमंद। वो पूछता है कि उनकी छोटी सी मुलाकात के बाद घर कैसे पहुंची। अभी भी ख्वाब आलूदा, वो एक मुख्तसर जवाब देती है। वो गुज़िश्ता रात उसे टेक्स्ट करने का जिक्र करता है। वह भूल चुकी थी, लेकिन फिर याद आया कि उन्होंने नंबरों का तबादला किया था। स्लैपी देविंग जंग मोमिन के पैगामात को पढ़ने के लिए अपना फ़ोन तलाश करने के लिए उठती है, लेकिन जब वो अचानक उसकी कलाई पकड़ता है तो वो रुक जाती है। आमतौर पर इतनी मीठी और नरम शख्स की तरफ से ऐसी अचानक हरकत उसे वाकई हैरान कर देती है। ये वही बाजू था जहाँ उसे कल की लड़ाई के दौरान कट लगा था। वो उसे जाने देने को कहती है क्योंकि दर्द होता है। वो उसकी आस्तीन ऊपर खींचता है और अपनी पट्टी और उसका बुरी तरह जख्मी बाजू देखता है। देविंग जोंग मोमिन के गैर मुतवक्किर रद्द-ए-अमल से हैरान है। उसका ज़हन उलझन से भर जाता है। उसका चेहरा फौरन बदल जाता है। उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और एक सख्त खौफनाक नज़र उस पर जम जाती है। वो मुतालबा करता है कि उससे ये किसने किया। उसकी शदीद तशवीश उसे खौफज़दा कर देती है। वो अचानक पहले की मीठे लड़के के बजाय एक पागल शख्स की तरह लगता है। सद निगाह कोई जज्बात नहीं, सिर्फ एक सवाल उसके होंठों से निकलता है, तुम्हें ये किसने किया। वो एक बहाना गढ़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो यकीन नहीं करता यह मैं सीढ़ियों से गिर गई की क्लासिक कहानी है। वो अपनी झूठ की तस्दीक करती है, लेकिन वो उलझन में है कि वो उसकी चोट पर इतना नाराज़ क्यों है। जोंग मोमिन उसे सीधा देख लेता है। वो कहता है कि वो झूठ बोलने में बहुत बुरी है, ये उसे बहुत चुभता है। वो बिल्कुल सही है। लड़की ये कहकर बातचीत से बचने की कोशिश करती है कि उसे क्लास में जाना है, लेकिन लड़का उसके जरिए देख लेता है। उसने उसे पहले उसकी डिस्क पर सोते हुए देखा था और गुस्से से उबलने लगती है। क्या जोंग मोमिन उसके बाप की तरह बर्ताव कर रहा है। वो इतना परेशान क्यों है। लेकिन उनकी कशीदा गुफ्तगू में कमरे के पार नाइट स्ट्रीट से फ़ोन की घंटी बजने से रुकावट पड़ती है। लड़की हैरान है, उसका फ़ोन वहाँ क्यों है और जोंग मोमिन पहले ही उसकी तरफ चल रहा है। वो उसे उठाने वाला है और अब देविंग को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। वो कॉल करने वाले का नाम भी पढ़ता है। ये उसका साथी जोटी वोमिंग है, जो उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही जोविंग वॉन फोन उठाता है और नाम कहता है, देविंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं चाहती थी कि वो उसे छुए। उसकी अजीब हरकत जोंग मोमिन को उलझन में डालती है और उसके जज्बात और उसे और भी ज़्यादा हैरान करते हैं। देविंग शायद की से अपनी गिरफ्त से डील करने और उसे फ़ोन देने को कहती है।
اس کا ساتھی کال کر رہا ہے لیکن وہ اسے اتنی آسانی سے حوالے کرنے سے انکار کرتا ہے، اپنے بازو کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لڑکی کا رویہ اسے واقعی پریشان کرنا شروع کر رہا ہے۔ وہ واضح طور پر اس کی آنکھوں میں خوف اور تناؤ دیکھتا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ ٹی بومنگ کون ہے اور وہ اسے کیوں کال کر رہا ہے۔ کیا وہ مجرم ہو سکتا ہے جس نے اسے چوٹ پہنچائی؟ جونگ بومن اپنے معمول کی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے۔ وہ ایماندارانہ جواب ملنے تک اسے فون دینے سے انکار کرتا ہے۔ دیونگ تیزی سے جھوٹ بولتی ہے کہ وہ اس کا باڈی گارڈ ہے، لیکن جونگ بومن فوراً جھوٹ پکڑ لیتا ہے۔ اس کی چالاکی اور تیز دماغی کی دھاک یونگ کو غصہ دلاتی ہے۔ جارحانہ اور مایوسی کے عالم میں اس سے فون واپس چھیننے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے پرواہ کیوں ہے؟ اس کے قد اس کے خلاف کام آتے ہیں۔ وہ اپنے فون تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ وہ آخرکار اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اس سے بچے کی طرح برتاؤ کرنا بند کرنے کی التجا کرتی ہے۔ جب وہ فون کو پکڑتی ہے تو اسے فتح کا میٹھا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے اور یہ رہا وہ عجیب پل۔ ان کی چھوٹی سی جدوجہد میں جی ہیونگ نے رکاوٹ ڈالی، جو اپنے ٹیچر کو تلاش کرنے کے لیے کلاس روم میں آیا تھا۔ وہ واضح طور پر غلط وقت پر آیا، ایک ایسے منظر کشی کا گواہ بنا جو سیاق و سباق جانے کے بغیر کافی شرمناک تھی۔ دیونگ کو احساس ہوتا ہے کہ جی ہیونگ کے نقطہ نظر سے یہ کیسا لگتا ہوگا۔ اس عجیب و غریب لمحے میں جونگ مومن مذاق کرتا ہے کہ وہ اور بھی نیچے جھک سکتی تھی، جس سے وہ مزید غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے جونگ مومن سے اتر جاتی ہے، آخرکار اپنا فون واپس کر چکی ہوتی ہے۔ جی ہیونگ اسے نام سے مخاطب کرتا ہے۔ جونگ مومن حیران ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ لڑکی وضاحت کرتی ہے کہ وہ کل ہی ملے جب وہ چیک کر رہی تھی کہ اس کے فون کی اسکرین سالم ہے۔ کل کا حصہ جونگ مومن کو تھوڑا چپتا ہوا لگتا ہے، لیکن دیونگ اسے بھول جانے کو کہتی ہے۔ جی ہیونگ کہتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں لینے کا عادی نہیں جو اس کی نہ ہو۔ جونگ مومن پر طنز وہ درد کش ادویات لینے آیا تھا۔ پانی پیتے ہوئے اور دوا لیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ان سب سے تھک چکا ہے، لیکن واضح نہیں کرتا کہ کس چیز سے۔ جونگ مومن کس چیز سے تھک چکا ہے کے تبصرے پر متجسس ہے اور اسے مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ہیونگ جونگ مومن کے کندھے تعلقات اور اس حقیقت سے تھک چکا ہے کہ وہ نئی لڑکی کو بھی اس میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخرکار جونگ مومن کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ شوخی سے پوچھتا ہے کہ کیا جی ہیونگ کو رشک ہو رہا ہے۔ یہ بات جونگ مومن کو ناراض کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جی ہیونگ نے ایسے احکامات بات کہنے کے لیے اتنا ہوش کھو دیا ہے۔ دیونگ پورے منظر کشی کو الجھن میں دیکھتی ہے۔ یہ عجیب ہے لیکن بلا شبہ دلچسپ ہے۔ جیان کا گراؤنڈنگ اور دیونگ کی ذمہ داری۔ جیان کی ایک جانی پہچانی شکل اپنی موٹی دوست کم سوجنگ کی طرف مڑتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا وہ ریس روم جانا چاہتی ہے، لیکن سو جنگ شائستگی سے انکار کرتی ہے، کہتی ہے کہ ٹیچر نے اسے بلایا ہے اور مشورہ دیتی ہے کہ وہ بعد میں جائے۔ جیان پھر ایک اور ہم جماعت سے اسکول کے بعد خریداری کے لیے جانے کو کہتی ہے، لیکن وہ بھی انکار کر دیتی ہے۔ چوتھی کلاس کے بعد کھینچاؤ کرتے ہوئے جیان اپنی دوستوں سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ لنچ پر جا رہی ہیں، لیکن وہ پھر سے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ڈائٹ پر ہیں، اور سوجنگ کچھ بڑبڑاتی ہے۔ سو یونگ بالآخر کہتی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، واضح طور پر بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیان کو جلدی سے احساس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہے۔ اس کی دوستیں واضح طور پر اس کے قریب بھی نہیں رہنا چاہتی۔ اسے اب اسکول کے بالوں میں تنہا چلنا پڑتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا جاتی ہے، یہ ضرور کل جو ہوا اس کی وجہ سے ہوگا۔ اس کے نام نہاد دوستیں اس سے بچ رہی ہیں۔ اس کا تکبر دوبارہ ابھرتا ہے۔ اس کی دوستوں کو اعزازی محسوس کرنا چاہیے کہ وہ ان سے بات کرتی ہے، کیونکہ وہ تھرڈ لیول کی حیثیت ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ اپنا فون کال اٹھاتی ہے، اپنے باپ سے مدد کے لیے رابطہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اسے یاد ہے کہ اس کے والد نے ایک بار کمپنی کے مسائل کے بارے میں آنسوؤں کے ساتھ بات کی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے۔ اسے یاد ہے کہ اس نے اپنی خریداری کا بجٹ کم کر کے ابھی کے لیے صرف 30 ملین وون کرنے کو کہا تھا۔ گان گوشبہ ہونے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس کے والد کی کمپنی کے مسائل کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اس لیے وہ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ وہ آخرکار کیفیٹیریا میں پہنچتی ہے، لیکن احساس ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی شخص اکیلا کھانا نہیں کھا سکتا۔ لیکن پھر اسے ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آتا ہے۔ لیتا ایک میز پر بیٹھی اپنا کھانا کھا رہی ہے۔ جی اس بات کا اندازہ لگاتی ہے کہ اگر دیونگ کل وون جون کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد ٹھیک ہے تو اسے ضرور سیکنڈ لیول کا ہونا چاہیے۔
फायदे और नुकसानात का वजन करते हुए जियान ने उस शख्स के साथ बैठने का फैसला किया जिसने उसे तौहीन भी की और उसे बचाया भी। देविंग हैरान है कि ये गैर मुतवक्का मोड़ आया है क्योंकि वो खामोशी से अपना दोपहर का खाना खा रही है। देविंग जियान से उसकी दोस्तों और वो कहाँ है के बारे में पूछती है। सवाल उसे चुभता हुआ लगता है। जियान सर्द और एतमाद से जवाब देती है कि वो लोग अब उसकी दोस्तें नहीं है। आज के बाद नहीं, कल का वाकया और उसके वालिद की कंपनी के मसाइल जाहिर होना शुरू हो रहे हैं। अब हर कोई उससे बच रहा है। जियान एक बार फिर देविंग पर इल्ज़ाम लगाती है, कहती है कि उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन देविंग सिर्फ उलझन में है। वो कोई जिम्मेदारी नहीं चाहती, लेकिन गोन अपना आखिरी पत्ता खेलती है और आंसुओं से फूट पड़ती है और यह काम करता हुआ लगता है। जियान एक अलमनाक आंसू भरती कहानी सुनाना शुरू करती है जबकि देविंग ये नहीं बता सकती कि वो लंच खा रही है या बलगम। अब जियान देविंग से क्लास के बाद घूमने जाने को कहती है। उसे सिर्फ उसे दोबारा रोने से रोकने के लिए रजामंद होना पड़ेगा। देविंग इनकार करने की कोशिश करती है लेकिन जियान फिर से सिसकना शुरू कर देती है। बहरहाल लड़की ने जिम्मेदारी लेने का वादा किया था। दाइयोंग अब तकरीबन अपना आप खो रही है। उन्हें आज हर हाल में बाहर जाना है ताकि जियोन इंस्टाग्राम पिक्स पोस्ट कर सके, ये साबित करने के लिए कि वो अपनी साबिका दोस्त के बगैर ठीक है। डॉग यंग इस वक्त में कुछ आरामदेह तलाश करने की कोशिश करती है, शायद वो जियोन से लड़कों के बारे में पूछ सके। लड़की आखिरकार मान जाती है और स्कूल के बाद वो दोनों एक साथ मसरूफ और पुररौनक शहर में घूमते हैं। जियोन खुशी से चमक रही है। एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में अपने शीशे की दीवारें नरम और गर्म सूरज की रोशनी को मुनक्किस करती है। जियोन वहीं जाना चाहती है लेकिन दायोंग साफ तौर पर खुश नहीं है। ये जगह उसे बिल्कुल सूट नहीं करती। मॉल के अंदर जी अपने एलिमेंट में खुशी खुशी आउटफिट ट्राई कर रही है। वो अपने नए दोस्त से राय पूछती है लेकिन दायोंग साफ तौर पर शॉपिंग की शौकीन नहीं है। 3 घंटे हो चुके हैं। जियोन हैरान है कि दायोंग पहले ही थक गई है, खास तौर पर जब वो कहीं ज्यादा मजबूत लगती है। वो दाइयों की अजीब थकावट के बारे में एक नई थ्योरियां क्वेश्चन बनाना शुरू कर देती है। दाइयों मुश्किल से सीधा सोच पा रही है लेकिन कम से कम उसकी बात सुनने का फैसला करती है। अब लड़की खुद एक नया आउटफिट ट्राई करती है और जी उसके लुक से हैरान रह जाती है। लेकिन दाइयोंग इस जोश में शरीक नहीं है। वो ऊंची एड़ियों वाली हाई हील्स में जदोजहद कर रही है और जियोन चाहती है कि वो उन्हें पहने रखे। स्टोर का क्लर्क टोटल 9 मिलियन वॉन का ऐलान करता है। जियोन पर कोई असर नहीं होता, जो दाइयोंग को दंग कर देता है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि लड़की कपड़ों की पेमेंट खुद करती है। दाइयोंग इस सखावत से हैरान है, लेकिन जियोन सिर्फ इतना कहती है कि वो ऐसा करना चाहती थी। ये दिन को याद रखने के लिए गिफ्ट है, एक छोटा सा दाइयोंग बेजुबान है। जियोन अब तजवीज़ करती है कि वो एक साथ डिनर करे, लेकिन लड़की अब भी इस बात से चकरा रही है कि इस छोटी से गिफ्ट की उसके लिए क्या माना है। क्रीमदार शर्ट और हर्ब स्क्रब के साथ लिपटी हुई पास्ता रसीली बिल्कुल गिला डिस्ट्रिक्ट सिल्क्स के साथ रखी है। दायोंग खाने से बहुत लुत्फानंदोज हो रही है और एक मज़ेदार मील का लुत्फ उठाने के ख्याल से भी। वो भरा हुआ और खुशी महसूस कर रही है लेकिन जी की तरफ से दी गई अजीब नज़रों से उसकी तवज्जो हट जाती है। जाहिर है वो कुछ पूछने वाली है। जियोन पूछती है कि दायोंग दरअसल लेवल 1 से वो सच जानना चाहती है। दायोंग इनकार कर देती है लेकिन जियोन मुतमईन नहीं होती। वॉन जून पीछे हटने वाले में से नहीं है। लड़की ने इसे कैसे संभाला। दायोंग पहले ही वॉन जून के बारे में भूल चुकी है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वो मोनजिन कॉन्ग्लोमेरेट का वारिस है। कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, तकरीबन 20 साल पहले कायम हुई थी। ये हाल ही में ताकत में आई है और एक हॉट टॉपिक बन चुकी है। जियोन कहती है कि वॉन जून चेयरमैन के वारिस के लिए एक उम्मीदवार के तौर पर बाहिर है और दायोंग इसके बारे में कुछ नहीं जानने लगती। एक और बड़ा नजरिया, शायद दायोंग किसी टॉप टायर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से है। लड़की दोबारा इनकार करती है और आखिरकार सच बताती है। ये ली जी था जिसने मोहन जॉन को संभाला, लेकिन वो नाम जी को भड़का देता है। वो तकरीबन चीख उठती है जिससे दायोंग चौंक जाती है। उसकी आंखों में जोश चमकता है। जियोंग स्कूल में कोई अहम शख्स होना चाहिए। कोई भी जियोंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन यहाँ तक कि फर्स्ट लेवल स्टूडेंट भी उससे मोहतात रहते हैं। वो कहते हैं कि वो फर्स्ट लेवल का नंबर 1 है। जियोंग खुशी से फूले नहीं समा रही कि इस जैसे शख्स ने दायोंग को प्रोटेक्ट किया।
जबकि लड़की खुद सोचना शुरू कर देती है कि शायद उसे उसकी इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, लेकिन जियोन उसके ख्यालात में मुदाखलत करते हुए पूछती है कि कंडायोंग जियोंग में दिलचस्पी रखती है। डायोंग दोबारा चिढ़कर चमकती हुई जियोन को रेस्टोरेंट से बाहर घसीटती है। वो रात के आसमान तले शॉपिंग मॉल से निकलती है। जियोन हर चीज को राज रखने का वादा करती है। बाहर हैंग फैमिली का एक जाती ड्राइवर और बॉडीगार्ड पहले ही इंतजार कर रहे हैं। जियोन डायोंग को राइड की पेशकश करती है, लेकिन वो इनकार कर देती है। जियोन गोइंग गिफ्ट बैग उसके हवाले करती है और अंदाजा लगाती है कि लड़की अपना ड्राइवर है। अलविदा कहने का वक्त है। वो गाड़ी चलाकर चली जाती है और डायोंग आखिरकार अकेली रह जाती है। आखिरकार वो दोबारा सांस ले सकती है। वो तकरीबन एक बेंच पर गिर जाती है, पूरी तरह से थकी हुई। दिन लंबा था, लेकिन यकीनी तौर पर बेमाना नहीं था। जो ऑन अब तस्वीर से बाहर है। इंटेल जमा करने की जरूरत नहीं, अपना यहाँ टारगेट जी ही है। वो आखिरकार वो हील उतार देती जिन्होंने उसके पाँव को फाड़ दिया था। दूसरे उन्हें कैसे पहनते, आज के लिए इतना काफी है। अब उसे ये जानने की जरूरत है कि उन दुखते हुए पाँव के साथ ऑफिस कैसे पहुंचना है। लड़की के ख्यालात एक अजनबी के जरिए मुनक्किद हो जाते हैं, जो मेहरबान से उसे कुछ देता है। अजनबी ली जी निकलता है। उनकी एक लंबी नजरों का तबादला होता है। डायोंग वादे तौर पर हैरान है। लड़का कहता है कि वह बस इत्तेफाक से उसे देखकर रुक गया। उसकी तेज नजरें बराह रास्त उस पर जमी है। वो उसे एक बैंड एड पेश करता है और उलझी हुई डाई उसे पूछता है कि वो उसे छोटी सी थॉटफुल गिफ्ट को कबूल करे। उसकी मौजूदा हालत में ये आरामदेह। वो उन जख्मों वाली जगहों पर बैंड एड लगाती है जो हिल्स ने छुड़े थे। वो जो लीजिए जिन्हें इतनी मेहरबानी से दिए थे। बैंड एड पर खूबसूरत जानवर छपे हुए हैं, कुछ ऐसा नहीं जो आप उसे जैसे शख्स से तवक्को करें। वो उन्हें सिर्फ वापस करने के लिए मुड़ती है, लेकिन वो पहले ही जा चुका होता है, जैसे हवा में गायब हो गया हो। वो खामोशी से चला जाता है तो डाई अलविदा कहने की भी जहमत नहीं करती, लेकिन डायोंग जल्दी से उसके पास पहुंचती है। उसकी महंगी खूबसूरत जैकेट की आस्तीन पकड़ती है। अभी बैंड आइट पकड़े हुए वो उसे रोकती है। वो सिर्फ थकी हुई लड़की का सामना करने के लिए मुड़ता है। वो बैंड आइट वापस करने पर इसरार करती है, इसलिए वो उसके पीछे भागती थी। वो सिर्फ उसे खामोशी से घूरता है। उसकी समंदरी नीली आंखें खाली और गैर वाजे है। वो उसे जाने के लिए कहता है। उसे बैंड एड वापस नहीं चाहिए। डायोंग हैरान रह जाती है, लेकिन वो उसे अभी जाने नहीं देगी। वो उसके सामने खड़ी हो जाती है, उसे इंतजार करने के लिए कहती है। वो कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सही अल्फाज नहीं मिल पाते। वो फिर भी सुनता है। हिचकिचाने के बाद वो आखिरकार कहती है कि वो शुक्रगुजार है और उसे एक कप कॉफी के लिए ट्रीट देना चाहेगी। डायोंग मीठी मुस्कुराहट करती है, नरम और मुलायम लगने की कोशिश करती है, लेकिन वो जानती है कि दरअसल उसका स्टाइल नहीं है। वो आम नहीं है। वो सोचती है कि शायद ये काम कर जाएगा, लेकिन ये यकीनी तौर पर किसी आम लड़के पर नहीं चलता। वो हिचकिचाता है, लेकिन बाल आखिर राजी हो जाता है। वो मुतजस्सिस है और कुछ चेक करना चाहता है। वो इत्मीनान से आगे चलता है, जिससे डायोंग हैरान होती है। उसने सोचा था कि वो एक कॉफी कैफे जा रहे हैं, लिहाजा वो उसके पीछे चलती है। लड़की अब भी हैरान है, शायद वो वाकई दिलकश और कायल करने वाली हो सकती है। वो एक कैफे पहुंचते हैं। एक सर्वर उनका ऑर्डर लाता है, कॉफी और डेजर्ट। डायोंग फौरन डेजर्ट में मसरूफ हो जाती है, जिससे वेट्रेस और जियोंग दोनों हैरान होते हैं। वो वादे तौर पर उसे पसंद कर रही है। वो सोचती है कि वाफिल प्रोसेसेंट हाइब्रिड गैर हकीकी तौर पर अच्छा है। उसकी जंगली भूख और कुदरी वेश्याना रवैया जियोंग को खामोश और हैरत में अपनी कॉफी पीने पर मजबूर कर देता है। लेकिन वह तकरीबन अपना मिशन भूल जाती है। उसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत है। एक आम सा क्वेश्चन, क्या वो अक्सर यहाँ आता है? लड़का सुकून से खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन वह उसके क्वेश्चन को नजरअंदाज कर देता है। कुछ नहीं कहता और बाहर देखना जारी रखता है। उसका रवैया उसे चिड़चिड़ा देता है। ये काम नहीं करेगा, सब कुछ बिखर रहा है। फिर वो मूड को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। वो पूछता है, तुम्हें किसने भेजा? डायोंग जियोंग इतना सादा नहीं जितना वो लगता है। उसके अल्फाज दाई के जहन में हैरत और खौफ दोनों लाते हैं। कोई स्कूल ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं, नामालूम जाति डेटा, मशकूक मार्शल मटेरियल, आर्ट्स स्किल। उसने ये सब ज्यादा अच्छी तरह से नहीं छुपाया। वो जवाबात चाहता है और डायोंग को बेहतर है कि वो मजीद ब्लो करने से पहले उसे दे। वो खौफजदा है, वो नहीं था जिसकी उसने तवक्को की थी।
उसे लगता था कि कोई उस पर शक करेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि वो कितना जानता है। उसका हाथ उसकी छुपी नाइफ की तरफ बढ़ता है, लेकिन नहीं, उसे पुरसुकून रहना चाहिए। अगर वो यकीन से जानता होता तो वो इतना आराम से पेश ना आता। शायद ये सब सिर्फ एक ब्लफ है। वो एक रेथोरिकल क्वेश्चन पूछती है, क्या वो वाकई सोचता है कि वो एक स्पाई है? वो वजाहत करती है कि उसने सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल मटीरियल आर्ट सीखी है। ये बचपन से उसका हॉबी रहा है। जहाँ तक छुपी हुई डेटा का ताल्लुक है, क्या जियोंग ने बिल्कुल यही काम नहीं किया? उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। दर हकीकत वो अपनी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर साबित कर सकती है। वो सिर्फ तब तक नहीं करेगी जब तक उसे मालूम ना हो कि ऐसा करना महफूज है। वो अभी यहाँ ट्रांसफर हुई है, किसी पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन वो यहाँ 2 साल से है। तो वो अपनी शनाख्त इतनी अच्छी तरह से क्यों छुपाता है? क्या कोई वजह है? लेकिन जियोंग उसे बीच में काट देता है, आराम से अपनी कॉफी पीते हुए बातचीत को खत्म कर देता है। ये चीज जायोंग को पागल कर देती है। वो वादे तौर पर अपने बारे में बात नहीं करना चाहता। उसे बात खत्म करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने वादे तौर पर उसकी पस मंजर की खोज की है, इसीलिए वो उस कॉफी के लिए राजी हुआ था। मशकूक होना आम है, दर हकीकत ये सबसे ज्यादा माकूल रिएक्शन है। सोचो तो हाँ, जोंग मोमन उसके बरक्स है, बहुत ज्यादा दोस्ताना, ये भी अपने तरीके से मशकूक है। जियोंग एक और बम शेल फेंकता है। वो फर्ज करता है कि डायोंग आज जो उसने देखा उसकी बुनियाद पर हांग जोंग को डेटा कर रही है। ये चीज डाई को हैरान कर देती है। ये किस किस्म की बकवास है जो ली जी हेविंग लायक कर रहा है? ये एक मुंतकी गैस है यकीनन, लेकिन ये उसे गुस्सा दिलाता है। वो उसे भूल जाने के लिए कहती है। जियोंग सिर्फ खड़ा होता है और जाने की तजवीज देता है, जो उसे मुकम्मल तौर पर हैरान कर देता है। वो उठती है। मिशन एक मुकम्मल नाकामी, से एक भी कारआमद इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उसके पास इंटेल जमा करने के दूसरे मौके के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं है। उसकी हाई हील्ड उसे धोखा देती है और वो गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले कि वो सख्त जमीन से टकराए, जियोंग उसका बाजू पकड़ लेता है। वादे तौर पर नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। अब की पोजीशन में डाइयोंग को फर्श का वाज़ेह नजारा मिलता है। शुक्र है वो उसके करीब नहीं पहुंची। वो लड़के का शुक्रिया अदा करती है, चले कहती है उसे बचाने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना या पूछना चाहता है। एक गहरी आह के साथ वो उसे अपना हाथ सही तरीके से पकड़ने के लिए कहता है। वो अब भी गलती से दोबारा गिर सकती है। बाहर से वो एक असली कपल की तरह लगते हैं। डाइयोंग जियोंग के मजबूत हाथ को मजबूत से पकड़ती है। उसकी हील्स उसे गुस्सा दिला रही है। वो लड़के के हाथ नहीं छोड़ सकती और शायद नंगे पाँव जाना है अब वाहिद ऑप्शन है। वो अचानक मुड़ जाती है, ऐसा लगता है कि उसने कुछ देखा या सुना है। जी यंग उसकी तेज हरकत से हैरान है। वो पूछता है कि उसे इस तरह मुड़ने पर किस चीज ने मजबूर किया, लेकिन वो उसे झटक देती है। बताने के लिए तैयार नहीं या गैर यकीनी है। डाइयोंग पूछती है कि क्या वो भी बॉडीगार्ड के साथ है। सिर्फ जवाब में वही क्वेश्चन पाने के लिए वो इसरार करती है कि उसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। दोबारा वो उसी तरह जवाब देता है, लेकिन उनकी बातचीत एक अजीब आवाज से कट जाती है। एक चरचराहट, एक सफेद बर्फी रंग की कार आकर रुकती है। ये टायोंग है, जो दोनों के लिए मिली जुली इमोशन जाता है। वो पूछता है कि क्या ये डेटा है? वो वादे तौर पर उस काम से लुत्फ अंदोज नहीं हो रहा है। कल तकरीबन मारा गया और अब डायोंग बीमार लड़के को अपना ड्राइवर बनने के लिए बुलाती है। जी योंग खामोशी से उनकी छोटी सी लड़ाई सुनता है। टाइवांग हमसे कल अल्फाज निकाल पा रहा है, जबकि डायोंग सिर्फ उसे डांटती है। टाइवांग फौरन उसकी ड्रेस के बारे में पूछता है और वो तल्खी से उसे सड़क पर फोकस करने के लिए कहती है। उलझा हुआ टाइवांग ने पहले वाले लड़के को हान जोंग मोमिन समझ लिया। उसने सोचा था कि वो खूबसूरत है, लेकिन डायोंग जल्दी से उसकी तस्वीर करती है। वो कहती है कि वो उसके क्वेश्चन का जवाब बाद में देगी, लेकिन अब इसरार करती है कि वो आहिस्ता चलाए। यह उसे हैरान कर देता है। वजह उसे शक है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। ताइवांग फौरन अंदाजा लगाता है कि ये जी योंग हो सकती है, लेकिन लड़की को भी यकीन नहीं है। लेकिन जी योंग ने कहा था कि वो सिक्योरिटी के साथ नहीं था। बहरहाल आज के लिए जासूसी की स्पाई जेम्स काफी है। ब्रेक का वक्त है। दरेस ने जी योंग अब भी वहीं खड़ा है, कहीं नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। वो माल बोलो सिगरेट्स का एक पैक निकालता है। तंबाकू की जलती हुई जायके की ख्वाहिश में वो खतरनाक स्टिक को अपने होंठों तक उठाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो लाइटर भूल गया है या नहीं। कोई कदम बढ़ाता है और उसके लिए उसे जलाता है।
खास तौर पर उसके लिए निकोटाइन उसकी रगों में दौड़ता है। एक सेकंड के अंदर उसके गार्ड उसे घेर लेते हैं। एक उसे बताता है कि चेयरमैन उसे घर चाहते हैं। गार्ड में से एक जो वादे तौर पर बूढ़ा है, तनाव में लगता है। ऐसा लगता है कि ये कल कुछ हुआ था उस बारे में है। जी यंग उस आदमी को ठंडी नजरों से घूरता है। उसने उन्हें साफ और परेशानी से पाक रखने के लिए कहा था। द रेसनो चाइल्ड। चेबल हाई स्कूल पर खौफनाक मौसम बरसता है। वहां पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। एक लड़का एक क्लासरूम में दाखिल होता है। वो जो उनको मुखातिब करता है, जो आराम से किसी की पीठ पर पांव रखी हुई है। एक कॉन्ग्लोमेरेट का वारिस अपने फोन को घूरते हुए आराम कर रहा है जब तक कि उसे मुदाखलत न की जाए। उसका चेहरा फौरन गिरा हो जाता है और एक खौफनाक तासीर उसकी पिछली सुस्ती की जगह ले लेता है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ क्वेश्चन है। वो उसे लेवल 4 स्टूडेंट के पीठ पर थप्पड़ मारता है जिस पर वो आराम कर रहा था। लड़के को मजीद नीचे झुकने पर मजबूर करता है। जुल्म का शिकार खौफ और थकावट में कांपता है। अपनी अदियत देने वाले से माफी मांगने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि मैसेंजर भी उलझा हुआ लगता है, लेकिन मोनजून सवाल करता है कि वो क्यों आए। मोनजून अपने इंसानी सोफे से उतरता है और पूछता है कि उसका दोस्त क्या चाहता है और वो यहाँ क्यों है। वारिस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, जबकि उसका दोस्त वाज़ेह तौर पर घबराया हुआ है। वो कहता है कि मोनजून बहुत आगे निकल गया है। उसने जो कुछ भी किया वो अहम लोगों को नाराज कर सकता है, लेकिन लड़के को कोई परवाह नहीं है। वो कहता है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा है। परेशान होने की जरूरत नहीं। वो दूर चलना शुरू कर देता है, लेकिन उसका दोस्त उसका कंधा पकड़ लेता है। मूनजोन बिल्कुल गैर मुतासिर लगता है। वारिस की एक झलक दोस्त को झुकने पर मजबूर कर देती है। मूनजोन दोहराता है, पीछे हटो। वो अपनी इंसानी सोच पर वापस आता है, अपने फोन में स्क्रॉल करता है, जबकि उसका दोस्त वाजे तौर पर हिला हुआ रहता है। वो जानता है कि मूनजोन में हाल ही में कुछ बदल गया है। उसने जो कुछ भी किया वो यकीनन ली जेंग को गुस्सा दिलाएगा। मूनजोन का चेहरा दोबारा घिरा हो जाता है। अपनी उंगलियों के एक स्नैप से वो एक ऐनक पहने हुए स्पेक्ट्रेक स्टूडेंट को बुलाता है। वारिस अपने हाथों की उंगलियों को चटकता है, जिसे वो खौफजदा लड़का अपनी ऐनक ग्लासेस उतारता है। वो जानता है कि क्या आने वाला है। दोस्त उलझा हुआ क्वेश्चन से भरा हुआ देखता है। वो अपने पुराने दोस्त मोहनजोन को नहीं समझता है। एक जोरदार वैश्याना पंच गरीब स्टूडेंट के चेहरे पर बगैर किसी लफ्ज वजह के पड़ता है। मारपीट जारी है। लड़का दर्द से कराहता है। क्लास में कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। खौफ मोहनजोन को ताकत में रखता है। पंच के बाद पंच क्लासमेट खौफनाक मंजर को देखता है, मुकम्मल तौर पर बेजुबान। ये बहुत आगे निकल चुका है। गरीब स्टूडेंट अब बहुत ज्यादा खून बहा रहा है। क्या लोग मोहनजोन के लिए सिर्फ एक खिलौने और औजार टूल्स हैं। वो सिर्फ अपने इमोशन को उस लड़के के चेहरे पर निकाल रहा है। लड़का घुटनों के बल गिर जाता है, खौफजदा और खून बहाता हुआ। आखिरकार उसके लिए डरावना ख्वाब नाइटमेयर खत्म होता है। यही वजह है जो ताकत लोगों के साथ करती है, और उस स्कूल का लेवल सिस्टम उसे सिर्फ बदतर बनाता है। लेवल 4 स्टूडेंट मोन जोन के जैसे लड़कों के खौफ में जीते हैं। वारिस अब अपने दोस्त कम योंग की तरफ मुड़ता है, जो दरवाजे पर जम गया है, लेकिन जब मुखातिब किया जाता है तो वो झुक जाता है। यूनोई लाइन को क्यों धकेलता रहता है। वो उसे सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वह दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। वो तजवीज़ करता है कि वह आखिरकार वाज़ेह हदूद बाउंड्रीज खींचे। ये सिर्फ कांपती हुई आवाज में माफी मांगता है। जुल्म और तसल्लुत का ये मुजाहिरा उसके लिए काफी था। मोहन जो उनको पीछे छोड़ देता है, लेकिन अमन अब भी वारिस से दूर है, क्योंकि क्लासरूम से कोई उसे पुकारता है, जो उसे चौंका देता है। आवाज हान जंग मोमिन की है, जो मेहरबानी से मारे गए लड़के को उठाता है और होन जो उनको ये बकवास बंद करने के लिए कहता है। जंग मोन ज्यादा देर तक गायब नहीं रहता था, और फिर भी वॉन जोन ने दोबारा अफरा तफरी मचा दी। उसने सोचा था कि वो डायोंग की तरफ से मारपीट के बाद पुरसुकून हो जाएगा, लेकिन हॉन जोंग उन दूसरे जैसा नहीं है। वो खौफजदा नहीं है। वो तंदिया अंदाज में यह भी पूछता है कि क्या वॉन जोन उसे भी मारने का इरादा रखता है। वॉन जोन दोबारा गुस्से में आ जाता है। वो सिर्फ चाहता है कि हर कोई उसे अकेला छोड़ दे ताकि वो बर्तरी में खुशी मना रहे। मायूसी में वो एक डेस्क पर पंच मारता है, लेकिन फिर भी मोन जोंग की रोकने की दरख्वास्त पर राजी हो जाता है। वो फर्ज करता है कि जोंग मोमिन सिर्फ उसके लिए खुद को बड़ा जाहिर कर रहा है, क्योंकि लोग उसकी इज्जत करते हैं, हालांकि उसके पास दरअसल कुछ नहीं है। अपना मकसद हासिल करने के बाद हान जोंग मोमिन क्लास से निकल जाता है, सीधा इन्फॉर्मरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन कोई उसे नाम से पुकारता है और वो देखने के लिए मुड़ता है कि कौन है।
ये जी हैविंग है जो उसे एक पैकेज दे रहा है जिसमें वाज़ेह तौर पर कुछ अहम है। जी योंग उसे बराह रास्त ले डायोंग को पहचानने के लिए कहता है। जोंग मोमिन को बहुत हैरान करता है। बैग के अंदर डायोंग स्कूल यूनिफॉर्म में। उसके बाद हर तरह के अजीब ख्यालात किसी के भी जहन में आ सकते हैं। फितरी तौर पर जोंग मोमिन का पहला क्वेश्चन है जी यंग के पास उसकी यूनिफॉर्म कैसे है, लेकिन बात वाला पहले ही दूर हो जा रहा है। जवाब दिए बगैर जी हैविंग चला जाता है। लड़के को सिर्फ एक ख्याल के साथ उलझन में छोड़ देता है। रायोंग क्लास में है। जियोन उसके साथ बैठी है जोश और खरोश से किसी चीज के बारे में बातें कर रही है। वो लड़के पर क्वेश्चन की बमबारी करती है जब तक कि अचानक यूनिफॉर्म वाला पैकेज डेस्क पर आ गिरता है। सबसे पहले जियोंग मोमिन पूछता है डायोंग और जी हैविंग कल क्या कर रहे थे। लड़की दंग रह जाती है। उसने सोचा था कि उसने अपनी यूनिफॉर्म खो दी है। बाजार जी हैविंग को ये मिली। जियोंग मोमिन उससे पूछताछ करना नहीं छोड़ता। वो कब मिले वो जवाब देती है, बस शाम को थोड़ी देर के लिए। सिर्फ शाम को और सिर्फ तुम दोनों? वो पूछता है। वो जवाब वाज़ेह तौर पर उसे परेशान कर देता है। उसका चेहरा गहरा हो जाता है। उसके इर्द गिर्द एक ठंडक बनना शुरू हो जाती है जो डायोंग को गोस्ट बम्प्स देती है। समझ में आता है जो भी हुआ उसके बाद कोई भी नताइज उकस कर सकता है। जियोन ये सब एक चालाक मुस्कुराहट के साथ देखती है। उसे ये क्यूट भी लगता है। वो हैरान है कि डायोंग शॉपिंग के फौरन बाद जी है उनके साथ घूमने में कामयाब रही। बहस जारी है। डायोंग वाकई लूमड़ी का किरदार अदा कर रही है और ये जोंग मोमिन के रग को छू रहा है। जी यहाँ तक के तजवीज़ करती है कि डायोंग जी हैविंग और जोंग मोमिन के दरमियान किसी किस्म का लव ट्रायंगल है। वो खुश और मसरूर है जबकि उसके दोस्त उसे घूरते हैं। वाज़ेह तौर पर मदद या सपोर्ट के लिए इल्तिजा कर रही है। डायोंग जोंग मोमिन को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका चेहरा खामोशी से रेस्क्यू के लिए इल्तिजा करता है और जियोन को ये समझ आ जाता है। वो मदद के लिए कूद पड़ती है। डायोंग मोशन के सबूत के तौर पर उनकी शॉपिंग ट्रिप के फोटोज दिखाती है। डायोंग सिर्फ सर हिलाती है, दिखावा करती है कि वाकई कैसे हुआ था। जोंग मोबिन फोटोज को गौर से देखता है। ऐसा लगता है कि उसे वो ड्रेस में कैसी लग रही थी, ये पसंद आया। वो अब उसे कुछ और में देखना चाहता है। ये लाइन तकरीबन जी को शर्मिंदगी से पढ़ने पर मजबूर करती है। हालांकि डायोंग इस जोश में शरीक नहीं है। जी और हान जोंग उनको अगले हफ्ते आने के लिए कुछ अजीब पेशकश करती है। जोंग और डायोंग दोनों हैरान हैं। लड़की इतराज करती कि उसने और डायोंग ने पहले ही मिलने पर इत्तेफाक कर लिया था। हालांकि उसके नए दोस्त के ये वादे तौर पर जान नहीं है। जियोन और हांग जोंग मोमिन ने डायोंग ओपिनियन पूछे बगैर मंडे के लिए एक डेट मुकर्रर कर ली है। दायोंग खुद अपने पार्टनर टी वोमिंग तक घसीटती है। वाज़ेह तौर पर थकी हुई और बमुश्किल चल रही है। वो पहले ही उसे याद कर चुका है। उन्हें अपनी कॉफी के लिए एक नई जगह मिली है। यकीनन ये पुरानी और इसमें ऐसी नहीं है, लेकिन कम से कम ये स्कूल के करीब है। हाँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में एक स्टोरेज रूम की तरह ज्यादा लगती है, लेकिन हिफाजत, फासले और कीमत के लिहाज से ये बेहतरीन ऑप्शन है। टीवांग उसकी थकावट के बारे में पूछता है। दिन ने उसे निचोड़ दिया है। ईमानदारी से 100 लोगों से लड़ना आसान हो सकता था। डायोंग जॉन मोविन के साथ कंप्यूटर से फाइल का जिक्र करती है जिस पर उसका पार्टनर भी बात करना चाहता था। पता चलता है कि कंप्यूटर में लफ्जी तौर पर कुछ भी नहीं है। जोंगोन एक कैबमैन की तरह है, कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करता, गेम के लिए भी नहीं। वाद इंटरेस्टिंग चीज जो उन्हें मिली वो एक अजीब फोटो थी जिसमें एक आदमी एक बच्चे को पकड़े हुए है। ये एक हॉस्पिटल रूम की है। वो आदमी गालिबन हान जोंग मोन का फादर है, लेकिन क्या एक मर्द बच्चे को जन्म दे सकता है? ये सब कुछ बेजार है। फिर भी साफ जाहिर है कि हॉस्पिटल के सेटिंग में बच्चा पकड़े हुए एक मर्द है। लगता है कि वो आदमी बीमार था और 18 साल पहले मर गया था। क्या जोंग उनका फादर होने के अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकती है? टीवांग ने इन्फॉर्मेशन ढूंढने में काफी वक्त लगाया। फोटो में मौजूद आदमी क्वान रेविन है, एक ओपन एज का डायरेक्टर। उसका जोंग मोमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये फोटो हान जोंग मोमेंट के कंप्यूटर पर क्यों है? वो आदमी असल में कौन है? लगता है कि हान जोंग मोमेंट से मुंसलिक लोगों की तहकीक से नताज नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि वो खुद भी रियल ना हो, इसके बारे में इन्फो लिमिटेड है। क्या हो सकता है कि वो सिर्फ कोई लड़का ना हो, वो कोई अंटायरली डिफरेंट शख्स है? डॉक्टर यंग के जहन में फ्लैशबैक्स की भरमार हो गई है। उसने अभी एक दुश्मन का सर कलम किया है। वो खून में लथपथ है। ये खौफनाक सीन उसे डराता नहीं। वो बेजान जिस्म को खाली नजरों से देखती है। उसने उस दिन बहुत से लोगों को मारा था। फोन पर एक आवाज खुशी है कि वो जिंदा है और पूछती है कि क्या उसने बॉस को कॉल की थी। वो उसी दिन की बात होगी जब बॉस मर गया, सीधे चेयरमैन ली के हाथों में जा गिरा। वो सब मारे गए। योंग को भी उसी अंजाम से बचने के लिए बहुत दूर भागना पड़ा।
एक मालिक दिन ने सब कुछ बदल दिया। उसने गालिब होने की कोशिश की, उसकी खूबसूरत आंखों में दहशत और एहसास झलक रहा था। उसका अपने हलीफ से राब्ता टूट गया। फोन बार बार वही रिपोर्टिंग मैसेज दोहरा रहा था कि सब्सक्राइबर दस्तयाब नहीं है। वही मोनोटोन फ्रेज बार 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 आखिर उसे मैट कर गया। उसने फोन दूर फेंक दिया, इमोशंस पर हावी हो गई। वो घुटनों के बल गिर गई, हेल्पलेसनेस से कुचली गई। उसकी जिंदगी एक ही लम्हे में बिखर गई और अब चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती थी। जिसके भी उसे केयर थी वो सब मर गए। उसके चेहरे पर हजारों मील की वो खाली नजर उसके पूरे इमोशनल पैलेट को जाहिर कर रही थी। ये सब इतना आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया? उसने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को प्रोसेस करना छोड़ दिया, सिर्फ खिला बाकी था। विंटर स्नो की तरह सफेद। उसका शुरू में कोई घर या फैमिली थी ही नहीं, और उन खिलाओं को भरने के बाद भी वो अपने पास की तरफ लौट गई। लेकिन एक आवाज ने उसे ट्रांस से बाहर निकाला। कोई उसका नाम पुकार रहा था। क्या ये बात आखिर रेस्क्यू थी या डेथ? वो आवाज टीम मूविंग की थी, जो गुस्से से उठने के लिए कह रहा था। वो सारा नाइटमेयर सिर्फ एक ड्रीम था, और टीम मूविंग जिसने उसे जगाया वो फौरन उसे हैरान लड़की ने चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। वो अभी सो रही थी, अगरचे पुरसुकून नहीं थी। उस लड़के ने उसे बुरी तरह डराया था और वो कचरे में जा गिरा। अब उसे एहसास हुआ कितनी देर हो चुकी है। सुबह के 10 बजे, और वो इतनी गहरी सो रही थी कि टी वांग ने उसे जगाया भी नहीं। उसने शावर लिया, ड्रेस चेंज की और अपने पार्टनर के लिए किसी किस्म की प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रख रही थी। वो उन मेल स्टूडेंट्स के मौजू पर बात करना चाहती थी जिनका उन्होंने अब तक मुताला किया है। कुल 34 है, उनमें से 16 का चेयरमैन ली से यकीनन कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी 18 के बारे में बहुत कम डेटा दस्तयाब है। स्कूल के हायरार्की बुनियाद पर चेयरमैन का बेटा पैरामेड के सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर वो इन 18 को लेवल के लिहाज से फिल्टर करे तो सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 के स्टूडेंट बाकी बचते हैं। वो सिर्फ 4 हैं। क्या चेयरमैन के बेटे को जानबूझकर लेवल 4 पर रखा गया होगा? शायद, लेकिन ये वाइली अनलाइकली है। ऐसा नहीं हो सकता जब वो एक दूसरे को एलिट गाला से पहचानते हो, या जब आइडेंटिटी से पहले ब्लैक नॉलेज को हो। ऐसे नायक कैसे दें जब किसी को लेवल 1 समझा जाता है, जैसे उसने किसी हायर शख्स की बेइज्जती की हो और बगैर किसी नुकसान के बच निकला हो। अब हम पॉइंट पर आते हैं। वो 4 पहले लिए हैं, शायद वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना लगता है। चाहे वो लेवल 1 और मैथ्रीज, लेकिन अगर उसके बारे में इतनी कम इंफॉर्मेशन थी तो उसे शुरू में लेवल 1 कैसे दे सकते थे? दूसरा है ओ मोनजून कंग्लोमरेट का वारिस स्कूल में एक कन्फर्म्ड लेवल 2 स्टूडेंट है। टी बर्गन ने भी इसके बारे में सुना है। वो पूरी मीडिया पर छाया हुआ है। वो उसे क्लीन कट सेकंड जनरेशन टेबल प्रिंस कहती है, लेकिन योंग को हकीकत मालूम है। और अब टी बर्गन के लिए एक टास्क मालूम करो कि क्या मोजन ग्रुप और स्वाइन कॉर्पोरेशन किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं। चारों में सबसे ज्यादा परेशान कुन ट्रबर तुम हान जोंग मोमिन है, जो कि मुबीना तौर पर लेवल 1 स्टूडेंट है। अगर ये कंफर्म नहीं है, टी बर्ग जब उस लड़के की फोटो देखता है तो हिल जाता है। वो उसे फेमिलियर लगता है, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। वो बिल्कुल पैलेस नहीं कर पा रहा, शायद कोई आइडियल या शायद कोई एक्टर हो। लेकिन उसे मालूम होना चाहिए। यंग यंग उसके बारे में बहुत बातें करती है। जंग और यंग के लिए एक ट्रॉमा की तरह है। सर से पांव तक वो अजीब है, खास तौर पर वो किसी सिर्फ उसे फॉलो करता है। उसे समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों करता है, जैसे वो उसकी मिल्कियत हो। हमेशा उसे कंट्रोल करने, उसे लिमिट करने की कोशिश करता है। लेकिन टी बॉन्ग ने उसको इमोशनल ड्रामा की कोई परवाह नहीं है। उसे बस केपलिस ऑन मोमिंग लगती है। तो उसका क्या प्लान है? लड़का जाहिर अंदाजा लगता है बस तुमसे इन लो है, लव मोहब्बत करता है। लेकिन वो सोचती है कि ये रेडिक्यूलस, स्कूल में कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है। वो जितना भी खोदे कुछ सामने नहीं आता, जैसे उसने सब कुछ पहले से ही वाइप कर दिया हो। वो पहला लड़का है जिसे उसने इस तरह देखा है, और सब लोगों में से उसने उसे चुना। एक अंडर कवर एजेंट। क्या ये वाकई मोहब्बत है? क्या ये वाकई मोहब्बत लव की वजह से हो सकता है? क्या वो वाकई सोचती है कि वो जानता है कि वो कौन है और करीब आने की कोशिश कर रहा है? टी बॉबिन को ये दुनिया के लिए इम्पॉसिबल लगता है। वो सब तो पहले ही मर चुके हैं, जमीन में सड़ रहे हैं, और यंग खुद वो पैदा भी नहीं हुई थी। ये अल्फाज उसे तवक्को से ज्यादा हिट करते हैं। जाहिर है किसी को भी उनकी असल आइडेंटिटी के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़की के पास एक थ्योरी है। हो सकता है ये सब उनके ऑफिस पर हालिया अटैक से जुड़ा हो। क्या जंग मोमिन शामिल हो सकता है, लेकिन उसे अपना शक जाहिर करने का मौका नहीं मिलता। टी बॉबिन के सर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है, और वो उसके बजाय वांजिन की खुदाई शुरू करने का फैसला करता है। योंग अपने ख्यालात में इतनी खो जाती है कि उसे आसपास किसी चीज का ध्यान नहीं रहता।
जबकि टीवंग उसकी सारी आगे पीछे की बात से थक कर उसे बाहर निकालना शुरू कर देता है। एक तारीख ऑफिस जो एक वाइड लाइट सोर्स से हल्का रोशन है। खाली कुर्सियां एक कांच से जो बजाय किसी ताकतवर शख्स का है। गोल्ड रिंग से सजा हुआ बड़ी रकम गुन रहा है। दो आदमियों और मोहनजो के दरमियान एक नेगोशिएशन चल रही है। लगता है कि एक डील हो गई है। उसने उन्हें हायर कर लिया है। वो आदमी टारगेट की शनाख्त के लिए एक फोटो मांगते हैं। मोहनजोन अपने फोन से स्क्रॉल करना शुरू करता है। मोहनजोन अपने फोन से स्क्रॉल करना शुरू करता है लेकिन फौरन नहीं ढूंढ पाता। बाल आखिर सर्च कामयाब होती है। उसे वो इमेज मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत है। वो किराए के सिपाहियों को यंग और जियोन की एक इंस्टाग्राम फोटो दिखाता है और काले बालों वाली लड़की की तरफ इशारा करके उसे अपना टारगेट बताता है। एक आदमी फौरन समझ जाता है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो पूरा एतमाद रखता है, सोचता है कि वो उसे अकेले संभाल सकता है। लेकिन मोहनजोन अपने दांत की तरफ इशारा करते हुए समझाता है कि वो एक आम स्टूडेंट से बहुत दूर है। उनकी पहली मुलाकात में उसने उसे इतनी जोर से पेंच मारा कि उसका दांत बाहर निकल गया। उसे इम्प्लांट करवाना पड़ा। अगर इतना आसान होता तो वो उन्हें हायर नहीं कर रहा होता। एक किराए का सिपाही टारगेट की फोटो को एहतियात से देखता है जबकि दूसरा यकीन श्योर है कि जॉब आसानी से हो जाएगा। पहला आदमी फोटो में मौजूद लड़की को पहचानता हुआ लगता है, इसलिए वो इतनी गौर से देख रहा है, जिस पर वो उनको सरप्राइज होता है। किराए का सिपाही साफ तौर पर बयान नहीं कर सकता लेकिन उसे एक बड़े भाई का ख्याल आता है जिसने मुबीना तौर पर उसे इसी तरह की औरत के साथ कुछ मजाक किया था। मोहनजोन की आंखें इंटरेस्ट से चमक उठती हैं और वो उसे देखने का मुतालबा करता है लेकिन वो आदमी उसे लहराते हुए कहती है कि यह अहम नहीं है। उसका कैपेसिटी मजीद बढ़ती है और वो इंसिस्ट करता है। किराए का सिपाही अपना फोन तलाश करना शुरू करता है। इस बात को 20 साल हो चुके हैं। बाल आखिर उसे वो मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था और फोन मोहनजोन के हाथ में दे देता है। स्क्रीन पर इमेज देखकर वो एक हल्की सी चकल दही हंसी निकालता है। वो चकल जैसे इस हिस्ट्रिकल मैनी एकल राइटर में बदल जाती है जो पूरी रूम में गूंजती है। वो गैर यकीनी लगता है। वो जो कुछ देखता है उसके बाद क्या इमोशन जाहिर करे, लिहाजा पागलपन गालिब आ जाते हैं। मोहनजोन की हंसी और ज्यादा अनहिचिड हो जाती है। किराए के सिपाही अपना टास्क वसूल करके जल्दी से निकल जाते हैं। शौक की हंसी अभी तक लड़के से दूर नहीं हुई। लीटा उसकी तवक्को से कई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकली। उसी दौरान जो क्लास में तवज्जो नहीं दे रही लेकिन उसका नेम मुख्तसिर हो जाता है। उसकी नींद भरी आंखें आहिस्ता से चिपक कर खुलती है। उसके साथ जॉन मन बैठा है जो सोती हुई लड़की को उसकी नींद फौरन गायब हो जाती है। वो चौंक जाती है, अपना ख्वाबों की दुनिया भूल जाती है, मुकम्मल शौक में है। उसके चेहरे पर वादे सवाल है, वो यहाँ क्या कर रहा है। और जो मोमिन जानता है कि वो ये पूछना चाहती है। वही बिना खत्म होने वाले ड्रिल लेसन से थकी हुई लगती है। उनकी आखिरी क्लास मैथ की थी। ये अपनी आंखें मिलती है शांत और आराम से थकी हुई। वो बात करने के लिए योंग की तरफ मुड़ती है लेकिन फिर देखती है कि वो अकेली नहीं है। जोंग वोन बिल्कुल उसके साथ बैठा है। जोंग वोन ने उसे तरह क्लास से क्लास क्यों हॉपिंग कर रहा है, क्या ये भी अलाउड है, और उसका बैग कहाँ है। और हाँ, वो कभी लाता ही नहीं है। उनकी छोटी सी कन्वर्सेशन में जियन की अराइवल से खलल पड़ता है। वो बाहर के रोमांस वाइबर के साफ नाराज है। वो मजाक करती है कि उन्हें अपनी रोमांटिक टेंशन इसके घर पर जारी रखनी चाहिए। वो माहौल भी मनाएगी। फाइनल बेल बजती है। तीनों स्कूल से निकलते हैं, सीधा जॉन के घर की तरफ जाते हैं। जोंग और जियन दोनों योंग पर सवालात की बारिश करते हैं। वो उसके वीकेंड के बारे में पूछते हैं जो उसने उसे एक्सपोज करने की कोशिश में गुजारा, और लड़की ये जानना चाहती कि उसने उसके मैसेजेस को क्यों इग्नोर किया। जून टूट कर गिरती है जब उसे योंग का ट्रांसफर हुआ। हान जोंग ने अचानक स्कूल में रेगुलर हो गया। उससे पहले वो इतनी छुट्टियां क्यों करता था, लेकिन रूल मुश्किल से माना रखते हैं जब स्कूल बोर्ड, दोस्त और फैमिली पर मुश्तमिल हो। ये अच्छा हुआ कि योंग ने टीचर के तौर पर अप्लाई नहीं किया। योंग उनसे कहती है कि वो आगे बढ़े। वो बाद में उनसे मिलेगी, उसे एक कॉल करनी है। वो जो टी वंग को कॉल करना चाहती है वो वाकई पैदल नहीं चलना चाहती, लिहाजा उसे एक ड्राइवर चाहिए। वो उसे यह भी वार्न करती है कि पिछली बार की तरह उसे पहले कॉल न करे। वो अभी मैसेज टाइप करने वाली होती है कि एक स्टूडेंट कंधे से टकरा कर उसे गुजर जाता है। बगैर देखे भी नहीं वो अपना फोन गिरा देती है। वो दोनों लड़के पलट कर देखते भी नहीं है। वो वादे तौर पर उसे बराबर नहीं समझते, बस एक कॉमन आम आदमी उनमें से कोई और नहीं बल्कि ऑन जॉन है। वो जल्दी दोबारा स्नैप हो जाएगी लेकिन नहीं, उसे पुरसुकून रहना है और प्राण पर कायम रहना है। बस किस्मत से उसका फोन इम्पैक्ट टक्कर से बच नहीं सका। फिर भी कम से कम एक अच्छी बात है, मॉन जॉन को भी टक्कर से चोट लगी है। जैसे उसके कंधे स्टील के हों, लेकिन उस हलचल से हान जोंग मोमिन हांची दोनों की तवज्जो मबलूल होती है। इससे लड़के को टूटी हुई स्क्रीन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए लेकिन वो बहुत फख्र महसूस करता है।
हालांकि वो वही था जो उसे टकराया था, उसे बस पे करना चाहिए और चले जाना चाहिए। अरे पैसे का जिक्र उसे गुस्सा दिलाता है। ठीक है, फिर उसके दान के लिए कैश वापस कर दो। मोहन की फोटो की कीमत थी। लड़की जवाब देती है, ऐसा लगता है कि मोहन जोन में अभी भी जमीर का कोई टुकड़ा बाकी है। वो अपना वॉलेट निकालता है। हो सकता है कि वो वाकई पे करने वाला हो, लेकिन प्राउंड अप भी इस पर हुकूमत करता है। उसे देने के बजाय वो कैश का एक वुड कट्टा उनके पैरों में फेंक देता है। वो उसके एक लो बॉन्ड कॉमन समझता है। उसे यकीन नहीं आता कि उस जैसी कोई शख्स उसे एलिटेबल हाई स्कूल में भी एनरोलर है। उसे यकीन नहीं आता कि उस जैसी कोई शख्स उसे एलिटेबल हाई स्कूल में भी एनरोल्ड है। वो 7 मौलिक गुनाहों में से एक मोएंटी का मुकम्मल इम्पोर्टमेंट मुजस्मा है। क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? इसी तरह के ख्यालात भी योंग के जहन में गर्दिश करते हैं, लेकिन उसे अपने पार्टनर का उसकी पिछली हरकतों पर रिएक्शन याद आता है। आंख के करीब फोक निकला हुआ दांत। उसने उसे कभी मसला नहीं समझा। यह तो नहीं कि उसने किसी को मार दिया हो, फिर भी उसे वाकई अपनी तरफ तवज्जो मकबूल नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, वो फाइनेंस की दुनिया से आते हैं। उसे एक चूहे से भी ज्यादा खामोश रहकर अपना सर झुकाए रखना चाहिए। वो अपने पार्टनर की बात सुनने का फैसला करती है। आखिरकार गहरी योंग सिर्फ उसके सामने मुड़ती है और चल पड़ती है। सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा लगता है कि मोहन जो उनको यह पसंद नहीं जब कोई उसके सामने प्राज इंटरसेंस दिखाए, इनर स्ट्रेंथ दिखाए। जैसे ही वो दूर हो जाती है, उसे आवाज देता है, तुम बिल्कुल अपनी मदर जैसी हो योंग। यह कुछ ऐसा है जैसे यंग बर्दाश्त करने से इनकार करती है। वो तेजी से उसे अर्बगेंट लिटिल किंग की तरफ मुड़ती है, लेकिन उससे पहले ही वो कुछ लापरवाही में कर पाए जोंग मोमन के बर वक्त अराइवल से वो बच जाती है। जॉन उनका इंतजार कर रही है। उसके आने की वजह से योंग मौके पर मोन को मारने से बच जाती है। तीनों एक कार में एक साथ सवार होते हैं। जून को पहले ही मालूम है कि स्कूल में क्या हुआ है। वो मोहन जॉन की बिहेवियर पर बहुत नाराज है। वो यहाँ तक कि सोचती है कि उस दिन उसका दांत निकालने के बजाय उसको इसका जबड़ा तोड़ देना चाहिए था, ताकि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। पता चलता है कि जोंग मोमिन को वॉन जोन और योंग के दरमियान कन्फ्लिक्ट के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। वो अजीब है, कहता है कि उसे दूसरों की केयर नहीं, फिर भी योंग के मामलात में दखल देता रहता है। जोंग का चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो जाता है, लेकिन ये एम्बेरसमेंट नहीं है, ये शर्म है। स्कूल में योंग के पहले दिन वो खुद को संभाल भी नहीं पाई थी। योंग ने जोंग मोमिन को इस बारे में बताया था, जिससे वो वाकई गुस्सा हो गया था। लेकिन वो अच्छा, वो फिर भी सोचती है कि वो फर्स्ट लेवल स्टूडेंट है। लड़की जो उनको दूसरी तरह कायल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो यकीन नहीं करेगी। वो इतने यकीन से क्यों कहती है कि जोंग वोमन लेवल 1 है? फिर भी वोन जोंग के साथ जो हुआ उसके बाद भी योंग ठीक है। ये बहुत कुछ कहता है। उस आदमी के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का अंजाम बराबर ही होता है। ये बहुत कुछ कहता है। उस आदमी के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का अंजाम बुरा ही होता है। क्या वोन जोन वाकई इतना ताकतवर है? जंग बस सोचती है कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत खराब है। ये तो यकीनी है, वो हमेशा लोगों के थकाने के लिए कंधे ड्रग्स इस्तेमाल करता है। एक खौफनाक शख्स। कोई भी उसके साथ डील नहीं करना चाहता ताकि उनके हाथ साफ रहे। अब ये इंटरेस्टिंग है, उसके बैकग्राउंड में कूदना चाहिए। शायद ये सब यंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यंग तजवीज करती है, लेकिन जी फौरन उसे रोक देती है। वह ग्रुप हैरी पॉटर के वॉलेट मोपट की तरह है। आपको उनका जिक्र भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। योंग के ख्यालात फिर से होन जोंग की तरफ भटक जाते हैं। वो मुस्कुरा रहा है। वो क्या सोच रहा है? हजारों सवाल जोंग के जहन में गूंज रहे हैं। तीनों बाल आके जून के घर पहुंचते हैं। पता चलता है कि उसका अपना अपार्टमेंट है। वो योंग को फौरन अंदर खींचती है, लेकिन योंग वाज़ेह तौर पर घर जाना चाहती है। वो डिलीवरी के लिए खाना मुंतखब करने के लिए बैठती है। खाने की बात आते ही तो योंग पक्की नहीं है, उसे सब कुछ पसंद है। वो चिकन पिज़्ज़ा और टी की तजवीज़ करती है, लेकिन जियोन को वो कॉम्बो पसंद नहीं। वो बाकी दोनों से ज्यादा पक्की है। जिससे ही वो ऑर्डर देने वाली होती है, उसका फोन एक आने वाली कॉल के साथ चमकना शुरू हो जाता है। यह उसका डैड है। वो उसके नज़ारे साइड पर उछल पड़ती है। वो वीडियो कॉल